हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बार रोशन। तो 20 दिन 20 मैराथन की आज हमारी भाई क्लास 4 है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो पिछली 3 क्लासेस है वो देख ली होंगी, अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा होगा, आपको मज़ा आ रहा होगा। और जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे वैसे आपको टेंशन भी हो रही होगी, लेकिन भाई टेंशन नहीं लेनी है। मैंने आपको पहले ही बोला कि इंग्लिश में तो बिल्कुल मत लो। इंग्लिश में तो 20 दिन अगर आप ये वाली मैराथन देख लेते हो, अगर आपने इंग्लिश को पहले से पढ़ा हुआ है तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल जीरो और मैराथन देख के कोई हीरो बन जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर आपने पहले से इंग्लिश को पढ़ा है, आपने वोकैब याद करी है पहले से, आपने ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स पहले से पढ़े हैं, तो 20 दिन आपको मेरे साथ में रिवीजन करना है। 20 दिन में इतने बेस्ट बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस मैं आपको करा दूंगा। ग्रामर के क्वेश्चंस भी करा दूंगा, वोकैब के क्वेश्चंस भी करा दूंगा, कॉम्प्रिहेंशन के भी करा दूंगा, कि आप भी कहोगे सर जी मज़ा आ गया, ठीक है। वो आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी तो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज क्लास 4 है। क्लास की शुरुआत करते हैं सिनोनियम से, ठीक है। आपको पहले क्या करना, वीडियो को पॉज करके खुद से आपको आंसर निकालने का प्रयास करना है, ठीक है भाई। तो आज का पहला वर्ड है हमारे पास हम्बल। आपको बताना सिनोनियम। हम्बल का मतलब क्या होता है? हम्बल का मतलब होता है विनम्र। हम्बल का मतलब क्या होता है? विनम्र। आप पोलाइट बोल सकते हो भाई, ठीक है। बोलते हैं ना लोग कि भाई दूसरों के सामने हम्बल बन के रहो, पोलाइट बन के रहो, है ना। जिद मत दिखाओ, घमंड मत दिखाओ किसी चीज को लेकर, यानी कि विनम्र रहो, पोलाइट रहो। इसका बताना है सिनोनियम। तो चारों का मीनिंग अगर आपको पता हो तो आंसर आपके लिए आसान हो सकता है। भाई मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है? मॉडेस्ट का मतलब भी सेम होता है, पोलाइट। मॉडेस्ट का मतलब भी क्या होता है? पोलाइट या हम्बल। तो आंसर तो पता लग गया, यह आंसर है। लेकिन बाकी का मीनिंग भी तो पता होना चाहिए। कीन का क्या मतलब होता है? कीन का मतलब होता है वेरी इंटरेस्टिंग। वेरी इंटरेस्टिंग यानी कि आप किसी चीज में जब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हो तो आपको हम क्या बोलेंगे कि आप किसी चीज को लेकर कीन हो। क्या हो? कीन। वेरी इंटरेस्टिंग यानी कि बोल सकते हो उत्सुक, या मेरे भाई बोल सकते हो इच्छुक। क्या बोल सकते हो? इच्छुक, ठीक है। बहुत ही प्यारे प्यारे वोकैब अभी आप आगे देखना, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत ही प्यारे प्यारे वर्ड्स आपको मिलेंगे, और ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे कि आप भी कहोगे सर ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन वो एग्जाम में आए हुए हैं। आप देख रहे हो हर क्वेश्चन के साथ में मैंने एग्जाम मेंशन कर दिया है। जैसे CHSL टीयर 2 का क्वेश्चन है ये, जो CHSL का मेंस का एग्जाम हुआ था 2023 वाला, उसमें आया था ये वाला वर्ड, ठीक है। ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर होता है। अम्यूजिंग का मतलब क्या होता है? अम्यूजिंग का मतलब वही इंटरेस्टिंग, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे, ठीक है। या फिर कह सकते हो मन बहलाने वाला। क्या बोल सकते हो? मन बहलाने वाला, हिंदी में अगर बोलोगे। जैसे कि आपने सुना होगा अम्यूजमेंट पार्क। क्या होता है अम्यूजमेंट पार्क? वो होता है जहां पर लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, झूला वूला झूलते हैं, खाते पीते हैं, है ना। तो अम्यूजमेंट पार्क क्यों बोलते हैं? क्योंकि लोग वहां पर क्या करने जाते हैं? अम्यूज करने जाते हैं, यानी कि अपना मन बहलाने जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं अम्यूजमेंट पार्क। तो इसका आंसर क्या हो गया भाई? इसका आंसर हो गया मॉडेस्ट, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? इसका ऑपोजिट हो जाता है घमंडी, यानी कि कंसीटेड हो जाता, हॉटी हो जाता। समझ में आ रहा है? कंसीटेड हॉटी इसका ऑपोजिट हो जाता। अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑपोजिट क्या होता, तो आप कह सकते हो कंसीटेड भी हो जाता, हॉटी भी हो जाता, ठीक है। घमंडी होता है इसका मतलब। डिकेडेंस। डेकेडेंस का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेकेडेंस? बहुत ही प्यारा वर्ड है। डेकेडेंस का मतलब आपको पता होना चाहिए। डेकेडेंस का मतलब होता है अनैतिकता। क्या होता है? अनैतिकता, ठीक है। एक होता है नैतिकता यानी कि मोरालिटी, एक होता है अनैतिकता यानी कि इमोरालिटी। इमोरालिटी यानी कि सारे के सारे जो उल्टे पुल्टे काम, गलत शलत काम होते हैं ना, उसको बोलते हैं अनैतिकता यानी कि इमोरालिटी, ठीक है। एक ऐसा चरित्र, एक ऐसा व्यवहार जिसके अंदर मोरालिटी की कमी नजर आती है, मोरालिटी की कमी नजर आती है, ठीक है। तो आपको बताना है इसका सिनोनियम। तो एक आपको दे रखा डिक्लाइन, एक आपको दे रखा लिबरेट, एक आपको दे रखा डिस्पिरिटेड, एक आपको दे रखा फ्लावर। एक एक करके सबका मतलब समझे। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? डिक्लाइन का मतलब होता है घटना या पतन होना। घटना या पतन होना, पतन होना, या फिर कह सकते हो कम होना, है ना। डिक्लाइन का मतलब होता है घटना, पतन होना, कम होना। या डिक्लाइन का क्या मतलब होता है? रिजेक्ट करना भी होता है। जैसे आप ATM मशीन में कार्ड डालते हो, आपने गलत पिन डाल दिया तो आपका जो ट्रांजैक्शन है वो डिक्लाइन कर दिया जाता है, यानी कि ट्रांजैक्शन आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो डिक्लाइन का मतलब रिजेक्ट करना भी होता है, घटना भी होता है, कम होना भी होता है। लिबरेट का मतलब क्या होता है? आज़ाद करना। लिबरेट का क्या मतलब होता है? आज़ाद करना, यह आपको पता है। टू सेट फ्री, किसी को फ्री कर देना, टू सेट फ्री। टू सेट फ्री यानी कि क्या कर देना भाई? आज़ाद कर देना। लिबरेट करने का मतलब क्या होता है? आज़ाद कर देना, ठीक है। और डिस्पिरिटेड का मतलब क्या होता है? एक होता है स्पिरिटेड, जिसके अंदर स्पिरिट होती है, जिसके अंदर उत्तेजना होती है, जिसके अंदर जोश होता है, उसको बोलते हैं स्पिरिटेड। क्या बोलते हैं? स्पिरिटेड। तो ये उसका उल्टा हो गया डिस्पिरिटेड। डिस्पिरिटेड का मतलब क्या हो गया? डिसअपॉइंटेड। क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटेड, ठीक है भाई। डिस्पिरिटेड का उल्टा क्या हो जाएगा? डिसअपॉइंटेड हो जाएगा। इसके अलावा डिप्रेस्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई? डिप्रेस्ड, ठीक है, एटसेट्रा।
डिस्पिरिटेड यानी कि जिसके अंदर उत्साह की कमी है, जो डिप्रेस्ड है ना, जो क्या है मेरे भाई, डिप्रेस्ड है। फ्लावर का क्या मतलब होता है? फ्लावर का मतलब होता है फूल खिलना। फ्लावर का मतलब क्या होता है? फूल खिलना, है ना। तो उसका क्या हो जाएगा, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? ब्लूम। ब्लूम का मतलब भी क्या होता है? फूल का खिलना। ठीक है, अब आप मुझे बताओ इन चारों में से अगर आपको सिनोनिम लगाना हो तो आप क्या लगाओगे? क्योंकि एग्जैक्ट तो कोई भी सिनोनिम नहीं है। डिकेडेंस का एग्जैक्ट सिनोनिम कोई आपको दिख रहा है? अगर यहाँ पर इमोरलिटी लिखा होता या फिर इसके अलावा बहुत सारे वर्ड, जैसे करप्शन लिख देता मैं, यहाँ पर क्या लिख देता? करप्शन लिख देता, डिप्रेविटी लिख देता, क्या लिख देता? डिप्रेविटी। ठीक है, करप्शन लिख देता, डिप्रेविटी लिख देता, इसके अलावा मैं डिबॉचरी लिख देता। डिबॉचरी का मतलब भी वही होता है, अय्याशी, यानी कि जिसका चरित्र भ्रष्ट होता है ना, जो अय्याशी होती है उसको डिबॉचरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिबॉचरी। इसके अलावा परवर्जन लिखा होता, क्या लिखा होता? परवर्जन। ये सारे के सारे भैया इसके सिनोनियम्स हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? इसके सिनोनियम्स हैं। क्या क्या देखा आपने? करप्शन, करप्शन की स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई, ION। ठीक है, बहुत प्यारे प्यारे वर्ड है ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं, सारे के सारे वर्ड जो एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं। ठीक है, तो कुछ भी जो है इसको मिस मत करना। ठीक है, करप्शन हो गया, डिप्रेविटी हो गया, डिबॉचरी हो गया और परवर्जन हो गया। ठीक है, ये सारे, इन सब का मतलब क्या होता है? करप्शन का मतलब आपको पता है, भ्रष्टाचार, यानी कि कहीं ना कहीं मोरालिटी की कमी को दिखाता है ये भी। डिप्रेविटी का मतलब क्या होता है? डिप्रेव का मतलब भी वही होता है। अगर आप किसी को डिप्रेव्ड कहते हो, अगर आप किसी इंसान को क्या बोलते हो? डिप्रेव्ड। तो डिप्रेव्ड का मतलब क्या हो जाएगा? एक ऐसा इंसान जिसकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो चुकी है, उसको बोलते हैं डिप्रेव्ड। क्या बोलते हैं? डिप्रेव्ड। डिबॉचरी का मतलब क्या होता है? अय्याशी। तो जो अय्याश व्यक्ति होता है उसके अंदर मोरालिटी की कमी होती है, हाँ कि ना। ऐसी आपने सुना होगा फिल्मों के अंदर एक गाली दी जाती है, पर्वर्ट, यू आर सच अ पर्वर्ट, बोलते हैं ना। तो उसी से बना परवर्जन यानी कि नाउन। तो पर्वर्ट एक एडजेक्टिव हो गया। तो पर्वर्ट का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो बेसिकली नैतिकता के मामले में ठीक नहीं है। तो सारे इसके सिनोनिम्स हैं, सारे इसके क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। एक इसका एक और सिनोनिम होता है डिसिपेशन। इसका एक और सिनोनिम होता है डिसिपेशन, वो भी लिख लेना भाई। ठीक है, डिसिपेशन। डिसिपेशन का मतलब भी सेम होता है, मोरालिटी में जब कमी होती है तो उसको बोलते हैं डिसिपेशन। क्या बोलते हैं? डिसिपेशन। अब आपको बताना है इसका भैया सिनोनियम। क्या सिनोनियम होगा चारों में से? क्या आजाद करना हो सकता है? क्या डिस्पिरिटेड हतोत्साहित हो सकता है? क्या फ्लावरिंग हो सकता है? इसका आंसर एक ही हो सकता है, डिक्लाइन। क्या हो सकता है? डिक्लाइन। कैसे? थोड़ा सा आप अगर सिमिलर सिमिलर देखोगे तो इसका आंसर है, एग्जैक्ट आंसर तो नहीं लेकिन सिमिलर कहीं ना कहीं जा रहा है। जैसे देखो, डिकेडेंस का मतलब अनैतिकता, यानी कि मोरालिटी में कमी आना। अगर कोई इंसान इमोरल है, यानी कि कोई इंसान अगर अनैतिक है, इसका मतलब उसकी नैतिकता में कमी आ रही है। तो कमी आने से एक ही शब्द दिखाया जा रहा है, डिक्लाइन। कमी आने से एक ही शब्द दिखाया जा रहा है, वो क्या है? डिक्लाइन। तो कहीं ना कहीं इसका सिनोनियम अगर आपको चारों में से निकालना हो तो आंसर क्या होगा? डिक्लाइन। देखो बड़ा ही भयंकर क्वेश्चन है ये, क्योंकि एग्जैक्ट कोई भी इसका आंसर नहीं है, एग्जैक्ट कोई भी इसका आंसर नहीं है। लेकिन अगर एक थोड़ा सा भी पढ़ा लिखा बच्चा है तो वो इन तीनों ऑप्शन को देख के आराम से एलिमिनेट कर सकता है कि आजाद करना नहीं होगा, हतोत्साहित नहीं होगा, फूल खुल्ला नहीं होगा, तो एक ही बच्चा डिक्लाइन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है समझ में, हाँ कि ना। अगला जो सिरीन, सिरीन का क्या मतलब होता है? सिरीन का मतलब होता है शांत। सिरीन का क्या मतलब होता है? शांत, यानी कि काम या कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड। सिरीन का मतलब होता है शांत, यानी कि काम एंड कंपोज्ड, काम एंड कंपोज्ड। इसका सिनोनियम बता दोगे भाई मुझे? सिनोनियम बता दोगे? एक तो उसका सिनोनियम ट्रैंक्विल भी होता है, ट्रैंक्विल होता है। ठीक है, पीसफुल भी हो सकता है, हाँ कि ना। ट्रैंक्विल का मतलब भी क्या होता है? शांत। पीसफुल का मतलब भी क्या होता है? शांत। ये सारे मैंने क्या बोला, जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ ना, ये सारे के सारे वर्ड्स अपने आप में एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं। ट्रैंक्विल का मतलब भी शांत होता है, पीसफुल का मतलब भी शांत होता है। इसमें से कोई आपको लग रहा है आंसर? बिल्कुल लग रहा है आंसर ये रहा, काम। क्योटिक का मतलब क्या होता है? क्योटिक का मतलब होता है, क्योटिक जो शब्द है ना वो किससे बना है? क्योस। किससे बना है? क्योस। क्योस का मतलब क्या होता है? क्योस का मतलब होता है अव्यवस्था, 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 या फिर कह सकते हो भगदड़। क्या बोल सकते हो? भगदड़। ठीक है, भगदड़ का एक और वर्ड होता है स्टैम्पीड। क्या होता है? स्टैम्पीड। आजकल तो बहुत न्यूज़ में चल रहा है अभी, शायद हाल फिलहाल में आज या कल ही किसी एक मंदिर में स्टैम्पीड यानी कि भगदड़ हुई है, जिसमें कुछ लोग, मतलब कुछ लोगों की जान चली गई है। तो कहीं पर भी अव्यवस्था देखते हो आप, मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आप क्या बोल सकते हो? डिसऑर्गेनाइज्ड। क्या बोल सकते हो? डिसऑर्गेनाइज्ड। कोई चीज़ अगर डिसऑर्गेनाइज्ड है मेरे भाई, है ना, तो आप उसको बोल सकते हो क्योटिक। क्या बोल सकते हो? क्योटिक। डिसऑर्गेनाइज बोल सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो हाँ कि ना। ट्यूमुल्टस कह सकते हो, डिसऑर्डर्ड भी कह सकते हो। डिसऑर्गेनाइज्ड हो गया, ऐसी डिसऑर्डर्ड हो गया, कोई चीज ऑर्डर में नहीं है, डिसऑर्डर्ड, डिसऑर्डर्ड। ठीक है, या ट्यूमुल्टस, क्या बोल सकते हो? ट्यूमुल्टस, काफी अच्छा वर्ड है।
तो ये सारे के सारे इसके सिनोनियम्स हो गए भाई। समझ में आया क्या बोला मैंने? क्योटिक किससे बना है? क्योस। क्योस का मतलब क्या होता है? अव्यवस्था या भगदड़, है ना। तो इसका सिनोनियम क्या हो जाएगा क्योटिक का? डिसऑर्गेनाइज्ड या डिसऑर्डर्ड या ट्यूमुल्टस, ये हो जाएगा इसका। एजिटेटेड का मतलब क्या होता है? उत्तेजित या क्रोधित। उत्तेजित कह लो, क्रोधित कह लो, है ना, परेशान कह लो। अगर कोई व्यक्ति एजिटेटेड है इसका मतलब वो बहुत ज्यादा क्या है? परेशान है, बहुत ज्यादा या तो एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा या तो क्या है? क्रोधित है। बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा क्रोधित है। तो वरिड कह लो, एक्साइटेड कह लो, ठीक है, वरिड कह लो या कह लो भाई साहब एक्साइटेड, ठीक है, वरिड कह लो या एक्साइटेड कह लो। इसका मतलब होता है एजिटेटेड। एंग्री का मतलब आपको पता है क्या होता है? क्रोधित। इसका भी सिनोनियम क्या होता है? फ्यूरियस होता है, हाँ कि ना, फ्यूरियस। आपको सिनोनियम बताना था शांत का, तो क्या हो जाएगा? काम। ठीक है, आई होप ये सारे वर्ड्स आपको याद होंगे। अगर आप तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की तो ये सारे वर्ड्स आपको याद होंगे। अगर याद नहीं है तो भैया चिंता का विषय है, फिर तो आपको सारे के सारे जो वर्ड्स है वो याद होने चाहिए। ठीक है, हाँ कि ना। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34। म्यूंडेन। म्यूंडेन का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूंडेन? मुंडन नहीं है ये, मुंडन अलग चीज होता है, ठीक है, म्यूंडेन है ये। इसका क्या मतलब होता है? साधारण। इसका क्या मतलब होता है? साधारण, यानी कि ऑर्डिनरी। कोई चीज जो खास नहीं है, जो साधारण है, उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी कह लो, कॉमन कह लो। सिनोनियम बताना है तो सिनोनियम यही हो जाएगा इसका, ऑर्डिनरी। खत्म बात। एक्साइटिंग आपको पता है, इंटरेस्टिंग। एक्साइटिंग का मतलब क्या है? इंटरेस्टिंग, जो आपके अंदर एक्साइटमेंट पैदा करे, जो आपके अंदर इंटरेस्ट पैदा करे, ठीक है। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? असाधारण। क्या होता है? असाधारण, यानी कि जो नॉर्मल से हटके है उसको बोलते हैं एबनॉर्मल। क्या बोलते हैं? अबनॉर्मल, ठीक है। जिसको क्या बोल सकते हो? पेक्यूलियर। क्या बोल सकते हो? पेक्यूलियर। पेक्यूलियर का मतलब भी क्या होता है? असाधारण। वंडरफुल का मतलब क्या होता है? शानदार, है ना, अमेजिंग, यानी कि शानदार। वंडरफुल का मतलब क्या होता है भैया? शानदार। ठीक है, आया समझ में? तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑर्डिनरी। म्यूंडेन का मतलब। विटिएट, अभी आपने पीछे एक वर्ड पढ़ा था, डिकेडेंस। डिकेडेंस का मतलब क्या था? इमोरलिटी। वो एक नाउन था। अगर उसी का मैं आपसे पूछूं वर्ब, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट कर देना, नैतिकता को खत्म कर देना, किसी की बुद्धि को क्या कर देना? नष्ट कर देना, या नैतिकता को खत्म कर देना, या किसी के अंदर से जो अच्छे विचार निकाल के गंदे विचार भर देना, तो ये वर्ब हो गया। तो हम क्या बोलेंगे? हम उसको बोलेंगे विटिएट। विटिएट का क्या मतलब हो जाएगा? अनैतिक बना देना। क्या हो जाएगा? अनैतिक बना देना। अनैतिक बना देना। क्या हो गया विटिएट का मतलब भाई? विटिएट का मतलब हो गया अनैतिक बना देना, ठीक है। टू स्पॉइल कह सकते हो, बर्बाद कर देना, स्पॉइल कर देना, अनैतिक कर देना। स्पॉइल का मतलब क्या होता है? बर्बाद कर देना। स्पॉइल का क्या मतलब होता है? बर्बाद कर देना, किसी को बिगाड़ देना, बर्बाद करना, ठीक है भाई। विटिएट उसी का वर्ब है ये, जो आपने पीछे डिकेडेंस पढ़ा था। तो बताओ इसका क्या होगा? फैसिलिटेट, प्रोपेगेट, वैलिडेट या एनाहिलेट। एनाहिलेट का मतलब क्या होता है? एनाहिलेट का मतलब होता है नष्ट करना। एनाहिलेट का मतलब क्या होता है? नष्ट करना, या फिर कह सकते हो बर्बाद करना। क्या करना? नष्ट करना या बर्बाद करना। एनाहिलेट का ये मतलब होता है, ठीक है भाई। एनाहिलेट का क्या मतलब हो गया? एनाहिलेट का मतलब हो गया मेरे भाई नष्ट करना या बर्बाद करना, ठीक है। उसके अलावा फैसिलिटेट का क्या मतलब हो गया? फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? आसान बना देना। क्या कर देना? आसान बना देना, यानी कि ईज कर देना किसी चीज को। क्या कर देना? ईज कर देना, किसी चीज को ईज कर देना, है ना, टू मेक समथिंग इजी, आसान कर देना, फैसिलिटेट कर देना, सुविधा कर देना। प्रोपेगेट का क्या मतलब होता है? प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है? प्रोपेगेट का मतलब होता है उत्पत्ति करना। प्रोपेगेट का मतलब क्या होता है? उत्पत्ति करना। उत्पत्ति करना कैसे? रिप्रोड्यूस। ज्यादा इसका जो बेटर आंसर है वो क्या है? रिप्रोड्यूस। जब एक चीज से दूसरी चीज को उत्पत्ति, जब एक चीज से दूसरी चीज की उत्पत्ति की जाती है, जैसे एक पौधे से दूसरे पौधे की उत्पत्ति की जाती है, तो उसको बोलते हैं रिप्रोड्यूस करना। क्या करना? रिप्रोड्यूस करना। तो उसको बोलते हैं उत्पत्ति करना। क्या करना? उत्पत्ति करना। उसके बाद आपका क्या है? वैलिडेट। उसके बाद क्या भाई? वैलिडेट। तो वैलिडेट का मतलब क्या होता है? वैलिडेट का मतलब होता है किसी चीज को सही ठहराना, सही बताना या सही ठहराना, ठीक है। सही बताना, सही ठहराना। भाई आप किसी चीज को अगर वैलिडेट कर देते हो तो वैलिडेट का मतलब कि आपने उसको सही कर दिया, आपने उसको सही बता दिया। आपने क्या बता दिया? उसको सही बता दिया। आपने बोला कि हाँ ये चीज सही है, इस चीज में कोई गलती नहीं है, इस चीज में कोई गलती नहीं है। टू शो दैट समथिंग इज ट्रू, है ना, टू शो दैट समथिंग इज ट्रू या राइट। टू शो दैट
समथिंग इज ट्रू या राइट, समथिंग इज ट्रू या फिर कह सकते हो राइट। टू शो दैट समथिंग इज ट्रू या राइट, यानी कि क्या करना, वेरीफाई करना, ठीक है, कंफर्म करना, वेरीफाई करना, कंफर्म करना, विंडिकेट करना या फिर प्रूव करना, इन सब का वही मीनिंग होता है भाई, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने, वेरीफाई करना, कंफर्म करना, विंडिकेट करना, प्रूव करना, ये याद रखना सारे के सारे बात, खास करके विंडिकेट याद रखना क्योंकि बाकी तो आपको याद ही होंगे, यानी कि सही ठहराना, उचित ठहराना, सही बताना। तो क्या लग रहा है आपको आंसर, एनाहिलेट का मतलब क्या होता है, बर्बाद करना, तहस नहस कर देना, है ना, डिस्ट्रक्ट कर देना, क्या कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, डिस्ट्रक्ट कर देना, किसी चीज को डिस्ट्रक्ट कर देना, बर्बाद कर देना। तो यही तो मीनिंग इसकी थी, बर्बाद करना, इसकी भी तो यही मीनिंग थी, विटिएट की भी तो यही मीनिंग थी, बर्बाद कर देना, अनैतिक बना देना, स्पॉइल कर देना, क्या कर देना, स्पॉइल। तो बाकी तीनों तो आंसर नहीं मैच कर रहा है, तो एक ही आंसर मैच कर रहा है, वो क्या है, एनाहिलेट। क्या है, एनाहिलेट। सिनोनिम आपको चाहिए, क्योंकि फैसिलिटेट का मतलब आसान कर देना, प्रोपेगेट का मतलब रिप्रोड्यूस करना, और वैलिडेट का मतलब क्या, किसी चीज को उचित ठहराना, सही ठहराना, सही बताना, ठीक है भाई। तो विटिएट का मतलब हो गया आपका अनैतिक बना देना या स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना, तो एनाहिलेट इसका आंसर हो सकता है। अगला, एंटाइस। एंटाइस का मतलब क्या होता है, किसी को प्रलोभन देना, लुभाना, जैसे कहते हैं ना बहलाना फुसलाना, किसी को लुभाना या फिर कह सकते हो किसी को फुसलाना, लुभाना या फुसलाना, ठीक है। किसी को एंटाइस करना मतलब किसी को बहलाना या फुसलाना, बहलाना या फुसलाना, जैसे कि टेम्प्ट बोल सकते हो, है ना, टेम्प्ट का मतलब भी तो वही होता है, टेम्प्ट होता है, ठीक है। एल्योर भी कह सकते हो, ल्योर भी कह सकते हो, इन सब का मतलब वही होता है, टेम्प्ट करना, एल्योर करना, ठीक है, एल्योर। ये सारे वर्ड्स याद रखना भाई, मैं फिर से बता रहा हूँ बार बार के जितने भी वर्ड्स मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये सब आपको याद रखने हैं, सारे किसी न किसी एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा अब आ जाओ, अब आपके सामने चार ऑप्शन है, चारों में से आपको बताना है कि क्या इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। एंट्रीट का क्या मतलब होता है, एंट्रीट का मतलब होता है मेरे भाई विनती करना, क्या होता है, विनती करना, यानी कि रिक्वेस्ट करना, है ना। बिसीच भी होता है, क्या होता है, बिसीच, बिसीच या बैग, बैग करते हैं ना किसी से, बैग करने का मतलब भीख मांगना भी होता है, और बैग करने का मतलब गिड़गिड़ाना, विनती करना भी होता है, ठीक है, रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्ट, बिसीच, बैग। एक और होता है इम्प्लोर, इम्प्लोर का मतलब भी सेम होता है, इम्प्लोर भी ऐड कर लो इसके अंदर, और भी काफी वर्ड्स होते हैं लेकिन मैं वो सारे वर्ड्स आपको लिखवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इम्प्लोर, ठीक है। डिसुएड का मतलब क्या होता है, जैसे एक होता है परसुएड, परसुएड का क्या मतलब होता है, परसुएड का मतलब होता है किसी को, किसी को कुछ करने के लिए मनाना, कुछ करने के लिए मनाना। शॉर्ट में याद करना हो तो क्या याद कर सकते हो, मनाना, क्या याद कर सकते हो, मनाना, किसी को कुछ करने के लिए मनाना, परसुएड करना। तो इसी का जो ऑपोजिट है वो क्या है, डिसुएड करना। डिसुएड का मतलब भी मनाना होता है, लेकिन उसमें आप किसी को मनाते हो कि भैया ये तुम मत कर। अगर आप किसी को कुछ करने के लिए मना रहे हो तो आप उसको परसुएड कर रहे हो, लेकिन अगर आप उसको कुछ ना करने के लिए मना रहे हो तो वो डिसुएड हो जाता है, क्या हो जाता है, डिसुएड, ठीक है। डिसुएड का मतलब कुछ ना करने के लिए मनाना, कुछ ना करने के लिए मनाना, ठीक है, कि भैया आप क्या बोल रहे हो कि आपको ये काम नहीं करना, आपको ये काम नहीं करना, परसुएड नॉट टू डू, परसुएड नॉट टू डू, समझ में आ रहा है। यानी कि किसी को क्या करना, डिटर करना, हतोत्साहित कर देना, किसी को प्रिवेंट कर देना, स्टॉप कर देना, प्रिवेंट कर देना, स्टॉप कर देना, ठीक है। क्या कर देना, किसी को डेटर कर देना, डेटर का मतलब भी रोकना होता है, प्रिवेंट का मतलब भी रोकना होता है, मतलब आप किसी को रोक रहे हो कि भैया ये मत कर, ठीक है। बिगाइल का क्या मतलब होता है, बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना, धोखा, आकर्षित करके धोखा देना, ऐसे करो, आकर्षित करके धोखा देना, आकर्षित करके धोखा देना, आकर्षित करके धोखा देना। जैसे नेता लोग क्या करते हैं, पहले अपने वोटर्स को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, लुभावने वादे देते हैं कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, है ना, होता है ना। लेकिन बाद में क्या करते हैं पता ही है आपको, ठीक है। चार्म इसका हो सकता है, एनचेंट हो सकता है, एनचेंट का भी सेम मतलब होता है, एनचेंट का मतलब भी क्या होता है, लुभाना, उसके बाद धोखा देना। रिपल्स का मतलब क्या होता है, रिपल्स का, जैसे चुंबक का सिद्धांत आपने देखा होगा कि चुंबक की जब दो सेम साइड एक दूसरे के सामने आप रख देते हो
चुंबक की सेम साइड से रख देते हो तो वो एक दूसरे से दूर भागती हैं, और जब चुंबक की ऑपोजिट साइड को आप एक दूसरे के सामने रखते हो तो क्या होता है, वो चुंबक आपस में आके चिपक जाते हैं। तो जो आपस में चिपक रहे हैं यानी कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और जब एक ही साइड है दोनों की आमने सामने रख रहे हो तो एक दूसरे को से दूर जा रहे हैं, वो एक दूसरे को दूर भगा रहे हैं वो, तो उस दूर भगाने को क्या बोलते हैं, रिपेल। क्या बोलते हैं, रिपेल। तो रिपेल का मतलब क्या हो गया, रिपेल का मतलब हो गया किसी को पीछे करना, किसी को क्या करना, पीछे करना। रिपल्स का मतलब वही हो गया, रिपेल कह लो, रिपल्स कह लो, है ना, रिपल्स कह लो या रिपेल कह लो, यानी कि दूर भगाना, क्या करना, दूर भगाना, ठीक है। ड्राइव अवे, क्या बोल सकते हो, ड्राइव अवे, ठीक है भाई। चारों की मीनिंग तो मैंने आपको बता दी, चारों के मैंने आपको बहुत सारे सिनोनिम्स भी बता दिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। तो देखो, लुभाना फुसलाना, लुभाना या फुसलाना, तो कौन सा लग रहा है आपको, लुभाना फुसलाना। क्या डिस्यूएट हो सकता है, क्या विनती करना हो सकता है, क्या दूर भगाना हो सकता है, नहीं, एक ही है लुभाना या फुसलाना। क्योंकि बिगाइल का मतलब भी वही होता है कि आप किसी को बहला रहे हो, फुसला रहे हो, आकर्षित कर रहे हो और बाद में धोखा दे रहे हो, मतलब रॉन्ग पर्पस के लिए आप कर रहे हो उसको, जो आप उसको जो फुसला रहे हो ना, रॉन्ग पर्पस के लिए, यानी कि बिगाइल, यानी कि बिगाइल। चाम होता है, इंचेंट होता है, तो वो भी उसका क्या हो जाता है, सिनोनियम। और टेम्प्ट भी सिनोनियम है, एल्योर भी सिनोनियम है, ल्योर भी सिनोनियम है, बहुत सारे सिनोनियम्स हैं, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। अगला है हैफेजर्ड। हैफेजर्ड का मतलब क्या होता है, अस्त व्यस्त, डिसऑर्डर, है ना, अस्त व्यस्त कह सकते हो, क्या बोल सकते हो, अस्त व्यस्त, यानी कि इन डिसऑर्डर, इन डिसऑर्डर मतलब कोई चीज ऑर्डर में नहीं है, कोई चीज ऑर्डर में नहीं है, यानी कि एक ऑर्डर में, एक क्रम में जो होना चाहिए, है ना, एक तरीके से जो होना चाहिए वो चीज नहीं है, वो क्या है, अस्त व्यस्त, क्या है वो, अस्त व्यस्त है, ठीक है, यानी कि बैडली ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि बैडली ऑर्गेनाइज्ड, बैडली ऑर्गेनाइज्ड, बैडली ऑर्गेनाइज्ड कह सकते हो, बैडली ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है, बैडली ऑर्गेनाइज्ड। तो इसका क्या हो जाएगा सिनोनियम। सोशिएबल का मतलब क्या होता है, सोशिएबल का मतलब होता है घुलने मिलने वाला, सोशिएबल का मतलब क्या होता है, घुलने मिलने वाला। सोशिएबल जो सोसाइटी में निकलता है, लोगों से मिलता जुलता है, सोशिएबल है। सोशिएबल का मतलब समाज से मिलजुल के रहता है, समाज से मिलजुल के रहता है। कॉन्फिडेंट का मतलब क्या होता है, जिसको अपने ऊपर भरोसा होता है, ये तो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है, गुस्से वाला, क्रोधित, यानी कि फ्यूरियस, एंग्री, है ना। रैंडम का मतलब क्या होता है, रैंडम का मतलब होता है बिना किसी लक्ष्य के, विदाउट एनी एम। रैंडम का मतलब होता है विदाउट एनी एम। जैसे होता है ना कि आप किसी को कॉल घुमा देते हो बैठे बैठे और वो पूछता है कि भाई कॉल क्यों किया, ऐसे ही रैंडमली कर दिया। तो रैंडमली का मतलब कि कोई लक्ष्य नहीं है, ऐसे ही मैंने कॉल घुमा दिया, मेरे मन में आया मैंने कॉल घुमा दिया, तो रैंडमली कर दिया। मतलब यहाँ पर किसी ऑर्डर की या क्रम की बात नहीं की जा रही है, रैंडम चीज की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, रैंडम चीज की बात की जा रही है। तो इसका सिनोनिम रैंडम ही तो हो सकता है ना, क्योंकि बाकी तीनों तो मैच नहीं कर रहे हैं। अस्त व्यस्त यानी कि इन डिसऑर्डर, यानी कि कोई ऐसी चीज जो ऑर्डर में नहीं है, जो सीक्वेंस में, क्रम में या तरीके से नहीं है। तो रैंडम का मतलब भी तो वही होता है, बिना किसी एम के, बिना किसी एम के। एक तो होता है कि भाई तरीके से नंबर की लिस्ट निकाल ली जाए, एक एक को कॉल किया जाए। एक होता है रैंडम, जिसका मन में आ गया उसको कॉल घुमा दिया। तो रैंडम यानी कि बिना किसी ऑर्डर के हो गया, तो उसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, हैफेजर्ड का क्या हो जाएगा, रैंडम। क्या हो जाएगा मेरे भाई, रैंडम, ठीक है। द अथॉरिटी रिफ्यूज टू पे एनी हीड, हीड का मतलब होता है अटेंशन, हीड का मतलब क्या होता है, अटेंशन। अथॉरिटी ने कोई भी ध्यान देने से मना कर दिया, अटेंशन पे करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। टू द डैश डिमांड्स मेड बाय द वर्कर्स, इस डैश की जगह पर आपको भरना है ट्रिवियल। क्या भरना है, ट्रिवियल। और ऐसा कोई सिनोनियम निकालो जो उसकी जगह पर आप भर सकते हो, यानी कि ट्रिवियल का सिनोनियम निकालना है आपको। तो ट्रिवियल का क्या मतलब होता है, ट्रिवियल का मतलब होता है तुच्छ, तुच्छ का मतलब नॉट इंपॉर्टेंट, तुच्छ का मतलब क्या होता है, नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, जो इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। बोलते हैं ना कि यार ये छोटी मोटी बात है, तो तुच्छ सी बात है, क्या है ये, तुच्छ सी बात है, यानी कि इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसका, इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब गैर महत्वपूर्ण, इनसिग्निफिकेंट का क्या मतलब होता है, गैर महत्वपूर्ण, यानी कि नॉट इंपॉर्टेंट। क्या होता है, नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है मेरे भाई, नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। इडियोटिक आपको पता है, मूर्खता या मूर्ख या मूर्खपना। कंसीटेड का मतलब अभी मैंने पीछे आपको बताया था, घमंडी, ठीक है। और मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है, भव्य। मैजेस्टिक का मतलब क्या होता है, भव्य या शानदार, भव्य या शानदार। कोई चीज जब बहुत भव्य मतलब ग्रैंड लेवल पे होती है ना, तो उसका सिनोनिम भी क्या हो जाएगा, ग्रैंड। क्या हो जाएगा, ग्रैंड। कोई भी चीज जब बड़े लेवल पे होती है ना, कोई भी चीज जब क्या होती है, बड़े लेवल पे, तो उसे क्या बोलते हैं, ग्रैंड। क्या बोलते हैं, ग्रैंड। ग्रैंड कह लो, ग्रेट कह लो, ग्रैंड भी कह लो, या क्या बोल लो, ग्रेट बोल लो। ऑगस्ट भी होता है एक वर्ड इसका, ऑगस्ट भी याद रखना, ठीक है।
कोई भी चीज़ जब बड़े लेवल पे होती है, बढ़ा चढ़ा के की जाती है, जैसे बोलते हैं ना ग्रैंड वेडिंग, जैसे अभी जो अंबानी साहब के बेटे की शादी हुई थी तो वो क्या थी, वो एक ग्रैंड वेडिंग थी। क्या थी वो? नॉर्मल वेडिंग नहीं थी, वो ग्रैंड वेडिंग थी, यानी कि बड़ी भव्य, बड़ी शानदार, ग्रेट, ऑगस्ट, है ना। तो वो हो गया इसका, ठीक है। तो ट्रिवियल का क्या हो गया सिनोनिम भाई? इनसिग्निफिकेंट, यानी कि गैर महत्वपूर्ण, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला है ड्रेडफुल। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक, खतरनाक, भयानक या खतरनाक। ड्रेडफुल का मतलब होता है भयानक या खतरनाक, भयानक या खतरनाक। चारों में से क्या आंसर लग रहा है भाई आपको इसका? ड्रेडफुल का क्या लग रहा है आपको? वेरी बैड, टेरिबल, ऐसा कुछ दिया होता तो वही आंसर हो जाता। अगर आपको दिया होता है वेरी बैड या टेरिबल, ऐसा कुछ दिया होता तो ये इसका आंसर हो जाता। ऑप्शन को देखो क्या क्या दिया है। प्रोपिशियस, टेरिबल, टेरिबल दिया है तो यही आंसर है, खत्म। टेरिबल अगर दिया है तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ या अनुकूल, शुभ या अनुकूल। अनुकूल का मतलब जो सही है, जैसे बोलते हैं ना कि ये सही टाइम है, ये टाइम जो है ना, ये कार्य करने के लिए, या हवन करने के लिए, या किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए सही है, यानी कि टाइम अनुकूल है। जो बोलते हैं ना शुभ घड़ी है, शुभ समय है, तो उसी को बोलते हैं ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है? शुभ होता है। समझ में आया? प्रोपिशियस, ये सिनोनियम है भाई दोनों। प्रोपिशियस का मतलब भी सेम होता है। प्रोपिशियस जो है ना, ये क्या है? सिनोनियम है। किसका सिनोनियम है? ऑस्पिशियस का। किसका है? ऑस्पिशियस का। क्योंकि प्रोपिशियस का मतलब भी वही होता है। प्रोपिशियस का मतलब भी क्या होता है? सेम होता है। फेवरेबल, अनुकूल, वही होता है, ठीक है। फेवरेबल, जो आपके फेवर में है ना, फेवरेबल है। दोनों सिनोनिम्स है। फीबल का मतलब क्या होता है? दुर्बल या कमजोर। फीबल का मतलब होता है दुर्बल या कमजोर, ठीक है। तो टेरिबल आंसर है, ये तो आपको पता लग गया, ठीक है। ड्रेडफुल का वेरी बैड, टेरिबल। साइट, साइट का क्या मतलब होता है? जैसे बोलते हैं ना कि मतलब साइट का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ठीक है। अ प्लेस वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, वेयर कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन, एक ऐसी जगह जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। बोलते हैं ना कि यार चल मैं तुझे अपनी फैक्ट्री की साइट दिखाता हूँ, तो साइट का मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उसको बोलते हैं साइट, स्थान। क्या हो जाएगा? लोकेशन, ग्लोब, पुल या लैप। तो एक ही मैच कर रहा, लोकेशन, है ना। ग्लोब का मतलब आपको पता है, पृथ्वी का जो एक 3D मॉडल होता है, पूरे हमारे पृथ्वी का जो 3D मॉडल होता है उसको ग्लोब कहते हैं, ठीक है। पुल आपको पता है, पुल का मतलब क्या होता है? खींचना। और लैप का मतलब क्या होता है? गोद। लैप का मतलब क्या होता है? गोद। इसी से बनता है लैपटॉप, क्योंकि आप उसको गोद में रख के चला सकते हो, ठीक है भाई। ये हो गया आपके सिनोनिम्स। आगे बढ़ो। अब हम आ रहे हैं एंटोनियम पे। किस पे आ रहे हैं मेरे भाई? एंटोनियम पे, ठीक है। एंटोनियम, एंटोनियम का मतलब आपको पता ही है, ऑपोजिट वर्ड। एंटोनियम का मतलब क्या होता है? ऑपोजिट वर्ड। तो पहले आप क्या करोगे? पहले आप खुद से ट्राई करोगे एक बार, ठीक है। पॉज करके पहले आप खुद से ट्राई करो। शार्प, शार्प का मतलब क्या होता है? शार्प का मतलब क्या होता है? तेज धार वाला, तेज धार वाला। या फिर शार्प का मतलब क्या होता है? तेज। शार्प का मतलब क्या होता है? तेज। या फिर कह सकते हो क्विक। क्या बोल सकते हो? क्विक। अगर मैं किसी इंसान को बोलता हूँ कि ही इज वेरी शार्प, अगर आप किसी इंसान को बोलते हो ही इज वेरी शार्प, तो यहाँ पर शार्प का मतलब क्या? उस इंसान की धार जो है वो तेज है। धार तो तब यूज करेंगे जब ये किसी वस्तु के लिए आएगा। जैसे मैं चाकू के लिए यूज करता हूँ कि चाकू बहुत शार्प है, तो चाकू अगर शार्प है इसका मतलब मैं बता रहा हूँ कि चाकू की धार अच्छी है। लेकिन अगर मैं किसी इंसान को शार्प बता रहा हूँ, इसका मतलब उसका दिमाग बहुत तेज है, मतलब चीजों को जल्दी से वो क्या करता है? सोच लेता है, क्विक है वो सोचने के मामले में, ठीक है। एंटोनियम बताना है। हैंडी का मतलब होता है यूजफुल। हैंडी का मतलब क्या होता है? यूजफुल, ठीक है। बोलते और एक इडियम भी बनता है, टू कम इन, टू कम हैंडी, टू कम इन, टू कम हैंडी। क्या होता है? टू कम हैंडी, टू कम हैंडी। टू कम हैंडी का मतलब क्या होता है? काम में आना, काम में आना, यानी कि यूजफुल हो जाना। तो वही मीनिंग निकला इसका भी, ठीक है। टू कम इन हैंडी होता है। टू कम इन हैंडी यानी कि क्या होता है? काम में आना, ठीक है। ऐसा इडियम होता है, काम में आना, यानी कि हैंडी हो जाना। हैंडी का मतलब क्या होता है? यूजफुल हो जाना। मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर मैग्नेट के लक्षण हो, है ना। मतलब कोई ऐसी चीज जो किसी चीज को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर ले रही है, या तो एक दूसरी अपने ही जैसी चीज को, या जैसे लोहे को या किसी भी चीज को। जैसे मैग्नेट क्या करता है? लोहे को भी अट्रैक्ट कर लेता है, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट कर लेता है। तो बेसिकली मैग्नेट का काम होता है अट्रैक्ट करने का, है ना। तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक। तो जिसके अंदर भी मैग्नेट के लक्षण हैं उसे क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक।
किंडल्ड का मतलब क्या होता है? किंडल का मतलब क्या होता है बेसिकली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किंडल? किंडल का मतलब होता है सुलगाना। जैसे आग सुलगाते हैं ना, सुलगाने का मतलब धीरे धीरे आग लगाते जो है उसको बोलते हैं सुलगाना। जैसे माचिस को ऐसे करके और ऐसे करके लगा दी आग, तो उसको क्या कर रहे हैं? आग सुलगा रहे हैं। यानी कि पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे? दो पत्थरों को रगड़ते थे और धीरे धीरे आग सुलगाया करते थे। क्या करते थे? सुलगाया करते थे। या फिर कुछ लोग आपने देखा होगा कि मतलब बड़ा सा वो गाँव में करते हैं ना कि आग लगा देते ठंडी के मौसम और उसको फूकते रहते हैं, यानी कि आग सुलगाते रहते हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं वो? किंडल। क्या कर रहे हैं वो? किंडल। तो किंडल का मतलब क्या हो गया? सुलगाना। किंडल का मतलब क्या हो गया मेरे भाई? सुलगाना। ठीक है। और ब्लंट का मतलब क्या हो गया? ब्लंट का मतलब क्या हो गया? जिसमें धार नहीं है, जिसमें जिसमें धार नहीं है, जिसमें धार नहीं है। तो आपको ऑपोजिट बताना था, तो तेज धार वाले का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ब्लंट। क्या हो जाएगा? ब्लंट। जैसे कि मूवी वगैरह जो शूट होती है, तो मूवी में अगर कोई तलवार का सीन है या कोई चाकू का सीन है कि गले पे चाकू लगाना है, तो वो जो चाकू है वो चाकू शार्प होता है या वो चाकू ब्लंट होता है? वो चाकू ब्लंट होता है, मतलब उसकी धार नहीं होती है। वो आगे और पीछे दोनों से क्या होता है? मोटा ही होता है, मतलब धार नहीं होती उसके अंदर, तो ब्लंट होता है। क्या होता है वो? ब्लंट होता है वो। ऑल क्लियर भाई? कोई डाउट नहीं है इसके अंदर? डिनोट। डिनोट का मतलब क्या होता है? डिनोट का मतलब होता है दर्शाना। डिनोट का मतलब क्या होता है? दर्शाना, या कह सकते हो प्रदर्शित करना। क्या करना? प्रदर्शित करना। डिनोट का मतलब होता है दर्शाना या प्रदर्शित करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दर्शाना या प्रदर्शित करना भाई? दर्शाना प्रदर्शित करने का मतलब क्या होता है? इंडिकेट करना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, पहले लिख लो, इंडिकेट करना या सिग्निफाई करना। क्या करना? सिग्निफाई करना। ठीक है। जैसे कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि एक पैसेज मैंने आपको लिख के दिया, ठीक है, और पैसेज में मैंने ऐसे कुछ पॉइंट्स मैंने इसमें एस्टेरिक्स में मैंने बना दी, और मैंने कहा कि ये जो एस्टेरिक्स का साइन है ना, ये दिखाता है कि वो चीज़ क्या है? इंपॉर्टेंट है। यानी कि जो ये साइन है, ये जो साइन है, ये किसी भी पॉइंट के महत्वपूर्ण होने को दर्शा रहा है। यानी कि ये साइन, इस साइन को कहीं भी अब अगर आप देखोगे तो आप क्या समझ जाओगे कि इसके आगे जो पॉइंट लिखा है वो इंपॉर्टेंट है। वो क्या इंपॉर्टेंट है? यानी कि ये जो साइन है ये इंपॉर्टेंट होने को दर्शा रहा है। कहीं पर वहीं लिखा नहीं है मैंने कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस मैंने साइन बना दिया और मैंने आपको बता दिया कि इस साइन का मतलब है कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो अब आप समझ जाओगे कि ये जो साइन है इंपॉर्टेंट होने को दर्शा रहा है। यानी कि जो साइन है ये डिनोट कर रहा है इंपॉर्टेंट होने को। डिनोट करने का मतलब दर्शाना, इंडिकेट करना। डिनोट करने का मतलब क्या हो जाएगा? दर्शाना या इंडिकेट करना। ठीक है, समझ गए? आपको बताना है इसका एंटोनियम। कन्वे का मतलब क्या होता है? कन्वे का मतलब होता है अपनी बात को दूसरों के सामने पेश करना या अपनी बात को दूसरों के सामने रख पाना, उसको बोलते हैं कन्वे करना, समझा पाना किसी को। जैसे कि आपके अंदर जो थॉट है, अगर वो सामने वाले को बोलकर, सामने वाले से कहकर अगर आपने उसके अंदर भी वो थॉट पैदा कर दिया, मतलब आपने अपनी बात कन्वे कर दी। यानी कि आपने अपनी बात को क्या किया? ट्रांसपोर्ट किया। ट्रांसपोर्ट करने का भी तो वही मतलब होता है ना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना। तो कन्वे करने का भी वही मतलब होता है कि अपनी बात को यहाँ से वहां लेके जाना। कन्वे करने का भी सेम मतलब होता है, अपनी बात को यहाँ से वहां लेके जाना। यानी कि अपनी बात को क्या करना? अपनी बात को डिलीवर करना। अपनी बात को डिलीवर करना, या फिर एक मैंने क्या बताया, ट्रांसपोर्ट भी इसका सिनोनियम हो सकता है। ठीक है, अपनी बात को रख पाना, डिलीवर कर पाना। कंक्लूड का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। कंक्लूड का मतलब क्या होता है? निष्कर्ष निकालना। ठीक है। कंसील का मतलब क्या होता है? छिपाना, यानी कि हाइड। कंसील का मतलब क्या होता है? छुपाना, यानी कि हाइड। और कन्विंस का मतलब क्या होता है? मनाना, है ना। कन्विंस का मतलब क्या होता है? किसी को मनाना, या फिर कह सकते हो राजी कर लेना। क्या कर लेना? राजी कर लेना, राजी कर लेना। आपको इसका बताना है मेरे भाई एंटोनियम। तो दर्शाने का एंटोनियम क्या हो जाएगा? अगर कोई चीज किसी को दर्शा रहा है, कोई चीज किसी को दर्शा रहा है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कि वो उस चीज को छुपा रहा है। भाई दर्शाने का मतलब कि क्लियरली आपको उसके बारे में बता रहा है वो, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कि क्लियरली वो क्या कर रहा है? छिपा रहा है। यानी कि क्या कर रहा है? कंसील कर रहा है। ठीक है। फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज। वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, यानी कि एक ऐसा इंसान जिसको प्लीज करना, यानी कि जिसको खुश करना बड़ा ही मुश्किल है। वो खुश होता ही नहीं है, कुछ नहीं, आप उसके लिए कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, हमेशा वो चिढ़ा रहेगा। जैसे शादियों में फूफा लोग जो होते हैं, मामा लोग जो होते हैं, अक्सर चिड़े रहते हैं ना। यानी कि हम क्या बोलेंगे हिंदी में, अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या बोलेंगे? नकचड़ा। क्या बोलेंगे? नकचड़ा। जो हमेशा किल 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 करता रहता है, कि मतलब मानने को राजी ही नहीं है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस। क्या बोलते हैं? फास्टिडियस। इसका जो फसी है ना, फसी इसका सिनोनियम है। सिनोनियम इसका क्या है? फसी। कोई बंदा अगर आप उसको फसी बोलते हो तो फसी का मतलब वही होता है, फास्टिडियस।
तो ये तो सिनोनियम हो गया। डिफिकल्ट का मतलब हो गया मुश्किल। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? वन हु क्रिटिसाइजेज, वन हु क्रिटिसाइजेज, वन या समथिंग कह सकते हो, वन या समथिंग which sorry that criticizes मतलब कोई चीज या कोई व्यक्ति, कोई चीज या कोई व्यक्ति दैट क्रिटिसाइजेस जो आलोचना करता है, यानी कि क्रिटिकल का मतलब क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक। क्या हो जाएगा? आलोचनात्मक, है ना? समझ में आ रहा है? जो क्रिटिसाइज करता है तो उसके उस बिहेवियर को क्या बोलेंगे? क्रिटिकल बिहेवियर। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल बिहेवियर। कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं मरीज के बारे में कि मरीज की जो कंडीशन है वो बहुत क्रिटिकल है। तो क्रिटिकल का मतलब नाजुक भी होता है। क्रिटिकल का मतलब क्या होता है? नाजुक भी होता है। ठीक है, नाजुक कह लो या गंभीर कह लो, नाजुक कह लो या गंभीर कह लो, इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। क्रिटिकल का मतलब कुछ भी हो सकता है। हम कुछ भी नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा या वैसा ही होगा। तो क्रिटिकल का मतलब होता है कि कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो नाजुक भी होता है। और इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? इनडिफरेंट का मतलब होता है अनजान। इनडिफरेंट का मतलब होता है अनजान, यानी कि जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको फैक्ट के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, उसको बोलते हैं इनडिफरेंट। क्या बोलते हैं हम? इनडिफरेंट। समझ में आ रहा है? तो क्या हो जाएगा इसका भाई? एक ऐसा बंदा जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो, एक ऐसा बंदा जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो, यानी कि आप उसको कितना भी बोल लो वो आपकी बात मानेगा ही नहीं। वो आपकी बात मानेगा नहीं, कि वो हर बात पे ध्यान देगा। आप उसको बोलोगे इस बात पे ध्यान मत दो, वो ध्यान देगा। आप उसको बोलोगे छोड़ो ना यार, इस चीज़ का क्यों बुरा मान रहे हो, वो उस चीज़ का बुरा मानेगा। यानी कि हर चीज़ का बुरा मानेगा, वो हर चीज़ को देखेगा, हर चीज़ को सुनेगा। लेकिन जो बंदा इनडिफरेंट होता है, इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? अनजान, यानी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कह सकते हो जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? तो भैया इसको तो हर चीज़ का फर्क पड़ रहा है भाई। जिसको मनाना मुश्किल हो उसको हर चीज़ का फर्क पड़ रहा है। लेकिन जो बंदा इनडिफरेंट है, अनजान है चीज़ों से, उसको किसी चीज़ का फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा है तो भी ठीक है और वैसा है तो भी ठीक है, इनडिफरेंट। ठीक है, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, ऐसे व्यक्ति को क्या बोलते हैं? वन वर्ड में अगर बोलना हो, इनडिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, यानी कि एक ऐसा बंदा जिसको ना तो सुख का पता ना दुख का पता, यानी कि दोनों से अनजान है। इसका मतलब क्या हुआ? जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसकी जिंदगी में खुशियां हैं तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसकी जिंदगी में पेन है तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? वन वर्ड में अगर बोलना हो तो ऐसे इंसान को बोलते हैं स्टोइक। क्या बोलते हैं? स्टोइक। इसको याद रखना, स्टोइक। जो सुख और दुख के प्रति क्या है? अनजान है ना? बड़े बड़े जो संत ऋषि मुनि है वो यही तो कहते हैं कि अनजान बन जाओ सुख दुख से। सुख है जिंदगी में, दुख है जिंदगी में, अनजान बन जाओ। क्या बन जाओ? अनजान बन जाओ। ठीक है। डिप्लोर का मतलब क्या होता है? डिप्लोर का मतलब होता है निंदा करना। निंदा करना, यानी कि बोल सकते हो अभौर। अभौर का मतलब भी वही होता है। अभौर का मतलब भी क्या होता है? अभौर का मतलब भी निंदा करना ही होता है भाई। हाँ कि ना? समझ में आ रहा है? आप निंदा कर रहे हो, ठीक है। निंदा करना मतलब क्या होता है? निंदा करना मतलब क्या होता है? बुराई करना कह सकते हो, या फिर कह सकते हो बुराई करना ना कर कर बोल सकते हो कि किसी कोई गलत अगर काम कर रहा है तो उसको बोलना कि हाँ आप गलत कर रहे हो, आप उसकी निंदा कर रहे हो, उसकी बुराई कर रहे हो। ठीक है। अभौर का मतलब ऐसे क्या होता है? घृणा करना। अभौर का मतलब क्या होता है? घृणा करना भी होता है, निंदा करना भी होता है। तो सिनोनियम कहीं ना कहीं ये आपस में हो जाते हैं, सिनोनियम। ठीक है भाई। डिसलाइक का मतलब क्या होता है? नापसंद करना। आपको ऑपोजिट बताना है। प्रेज का मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना। ऑपोजिट मिल गया आपको भाई। निंदा करना, बुराई करने का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? प्रेज करना। हेट का मतलब नफरत करना। ये दोनों तो सिनोनियम में भी जा सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि डिप्लोर का सिनोनियम क्या डिसलाइक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर आप किसी से डिप्लोर कर रहे हो या किसी को डिप्लोर कर रहे हो मतलब आप उसकी निंदा कर रहे हो, बुराई कर रहे हो, मतलब आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो, नापसंद कर रहे हो। ऐसे अगर आप किसी को हेट कर रहे हो तो मतलब आप उसको डिसलाइक कर रहे हो। हेट का मतलब नफरत करना होता है। तो सिनोनियम की कैटेगरी में दोनों जा सकते हैं, ये दोनों ये सिनोनियम के कैटेगरी में जा सकते हैं। मौन का मतलब क्या होता है? मौन का मतलब होता है मातम मनाना। मातम मनाना, मातम मनाना, या फिर कह सकते हो विलाप करना। विलाप करना जानते हो ना? जब कोई रोता है, रो रो के चिल्लाता है, जब किसी को दुख होता है, किसी का कोई छोड़ के चला जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है तो इंसान कैसे रो रो के चिल्लाता है? तो यानी कि क्या कर रहा है? वो मौन कर रहा है। क्या कर रहा है? वो मौन कर रहा है, वो विलाप करना। ठीक है। मातम मनाना या विलाप करना, मातम मनाना या विलाप करना। ऑल क्लियर भाई? समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर क्या हो गया? प्रेज। ऑपोजिट बताना था आपको निंदा करने का। ठीक है। टेसिटन। टेसिटन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेसिटन? टेसिटन का मतलब होता है कम बोलने वाला। टेसिटन का मतलब क्या होता है? कम बोलने वाला। कम बोलने
वाला, यानी कि बोल सकते हो रेटिसेंट भी होता है और अनटॉकेटिव भी होता है। क्या होता है? अनटॉकेटिव। ये दोनों इसके सिनोनिम हो सकते हैं। रेटिसेंट भी होता है और अनटॉकेटिव भी होता है। अनटॉकेटिव का मतलब तो बिल्कुल हो गया जो बात ही नहीं करता, लेकिन कोई नहीं, सिनोनिम की कैटेगरी में जाता है, सिनोनिम की कैटेगरी में जाता है। ठीक है, आपको इसका बताना है एंटोनियम। लोक्वेशियस कौन होता है? लोक्वेशियस का मतलब होता है वन हु टॉक्स, वन हु टॉक्स अ लॉट, टॉक्स अ लॉट, यानी कि जो बहुत बात करता है। तो आंसर तो पता लग गया आपको, आंसर तो यही है भाई। इसका मतलब है कम बोलने वाला, कम बात करने वाला। और लोक्वेशियस का मतलब क्या होता है? वन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत बातें करता है। विड्रॉ का मतलब क्या होता है? विड्रॉ का मतलब होता है पीछे हट जाना या फिर निकाल लेना। जैसे आप बैंक से जाते हो, पैसा विड्रॉ करते हो, तो विड्रॉ का मतलब आप वापस खींच लेते हो, वापस निकाल लेते हो, उसको बोलते हैं विड्रॉ। लेकोनिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेकोनिक? लेकोनिक का मतलब सेम होता है। लेकोनिक का मतलब होता है यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स, यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स, यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स, अ फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग, टू से समथिंग। जैसे आपने कई लोग देखे होंगे, आप उनसे कितना भी लंबा चौड़ा सवाल पूछ लो, वो आपको 2 से 3 शब्द में आंसर देते हैं। कितना भी लंबा चौड़ा सवाल पूछ लो, बोलेंगे हाँ ठीक है, नहीं नहीं, हाँ हाँ हो ठीक, हाँ। तो ऐसे लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं लैकनिक। क्या बोलते हैं? लैकनिक। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो है ना सिनोनिम, सिनोनिम भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों का मीनिंग कहीं ना कहीं कम बोलने वाला ही है, तो दोनों सिनोनिम हो सकते हैं। और एक सिनोनिम क्या बता दिया मैंने? रेटिसेंट, बहुत अच्छा वर्ड है, और अनटॉकेटिव। ठीक है, लेकिन अब एंटोनियम बताना था, तो क्या हो गया? लोक्वेशियस। और रेटिसेंट तो मैंने शायद ऊपर लिख ही दिया है, तो आपको पता है ये भी क्या है? सिनोनियम है। ये भी क्या है? सिनोनियम है। ठीक है, ये भी क्या है? सिनोनियम है। लेकोनिक भी सिनोनियम है और रेटिसेंट भी क्या है? सिनोनियम है। ठीक है, लोक्वेशियस इसका ऑपोजिट हो गया। ऑल क्लियर? सारे वर्ड्स याद रखना, टेसिटर्न, रेटिसेंट, अनटॉकेटिव, लेकोनिक, ये सारे के सारे सिनोनियम्स हैं। ऑपोजिट क्या है? लोक्वेशियस। ऑपोजिट क्या है? लोक्वेशियस, यानी कि वन हु टॉक्स अ लॉट, वन हु टॉक्स अ लॉट। वन वर्ड में भी दे सकता है आपको ये। देखो, जब आप वोकैब याद करते हो ना, तो हर पहलू से याद किया करो। आपको सिनोनिम एंटोनिम जो है ये वन वर्ड की कैटेगरी में भी दे सकता है, वन वर्ड की तरह भी आपसे पूछ सकता है। जैसे आपको बोल देगा कि वन हु डज नॉट, वन हु डज नॉट टॉक अ लॉट, जो ज्यादा बात नहीं करता, जो ज्यादा बात नहीं करता, तो क्या आंसर हो जाएगा? टेसिटर्न हो जाएगा। या फिर आपसे पूछ लेगा यूजिंग ओनली, वन हु यूजेज ओनली अ फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? लेकोनिक हो जाएगा। या आपसे पूछ लेगा वन वर्ड में वन हु टॉक्स अ लॉट, जो बहुत बात करता, तो क्या हो जाएगा? लोक्वेशियस हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो वन वर्ड में भी आपसे पूछ सकता है चीजें ही है, तो आपको ओवरऑल याद होना चाहिए। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? नेग्लिजेंट का मतलब होता है लापरवाह। नेग्लिजेंट का मतलब क्या होता है? लापरवाह। याद होना चाहिए आपको, ये आसान शब्द है। ऑपोजिट बताना है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? ये आधा लिखा हुआ रिलेक्टेंट है ये। ठीक है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका? अटेंटिव। अटेंटिव मतलब जो पूरा क्या है? सचेत है, सावधान है। अटेंटिव का मतलब सचेत या सावधान, या फिर कह सकते हो अलर्ट, जो बंदा अलर्ट है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ये बंदा क्या है? लापरवाह है, लेकिन ये बंदा क्या है? अलर्ट है। रिलेक्टेंट का मतलब क्या होता है? रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, यानी कि जिसकी कोई काम करने की इच्छा नहीं है, अनिच्छुक है, जिसकी कोई काम करने की इच्छा नहीं है। इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है? कीन। बताया था ना अभी मैंने आपको, कीन। कीन मतलब जो बहुत इंटरेस्टिंग है किसी काम को करने को लेकर। रिलेक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, जो किसी काम को नहीं करना चाहता। ठीक है, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। एम्पलीफायर, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है? बढ़ाना। इसी से आपका बनता है एम्पलीफायर। गाड़ियों में जो स्पीकर्स लगे होते हैं या आपके घर पे जो साउंड सिस्टम जो होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर बोलते हैं। एम्पलीफायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो साउंड को एम्पलीफाई कर देते हैं। साउंड को क्या करते हैं? एम्पलीफाई। आप जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ाओगे वो साउंड को एम्पलीफाई कर देंगे, यानी कि बढ़ा देंगे, तो इसलिए उनको हम बोलते हैं एम्पलीफायर। और बोर्ड का तो आपको मतलब पता ही है। ठीक है, जो बोर हो रहा है वो बोर्ड है। डैम्प। डैम्प का मतलब क्या होता है भाई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैम्प? डैम्प का मतलब होता है, डैम्प का मीनिंग होता है क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्या बोलते हैं उसको जो थोड़ा सा गीला होता है? क्या बोलते हैं? एक शब्द होता है ना उसके लिए, कोई अ लिटिल वेट कह सकते हो। क्या बोलते हैं उसको? जो थोड़ा सा गीला होता है, क्या बोलते हैं उसको? देख लेना आप, जो भी बोलते हैं, मतलब थोड़ा सा गीला। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, थोड़ा सा गीला। एक शब्द है जो मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा गीला। थोड़ा सा गीला, कोई चीज अगर थोड़ी सी गीली तो उसे क्या बोलते हैं? डैम्प। क्या बोल देंगे? डैम्प। मिस्टी का मतलब क्या होता है? मिस्टी का मतलब होता है धुंधला। मिस्टी का मतलब क्या होता है? धुंधला, यानी कि जब धुंध जमी होती है, जब वातावरण में धुंध होता है, तो उसे क्या बोलते हैं? मिस्टी। मिस्टी वेदर। क्या बोलते हैं? मिस्टी वेदर, यानी कि फॉगी भी कह सकते हो। फॉग जमा होता है, यानी कि फॉगी भी कह सकते हो। मिस्टी को फॉगी भी तो बोल सकते हो, हाँ कि ना? समझ में आ रहा है?
एरिड का मतलब क्या होता है? एरिड का मतलब होता है वेरी ड्राई, वेरी ड्राई। खास करके इसको जमीन के लिए यूज किया जाता है। कोई जमीन का टुकड़ा जो बहुत सूखा है, जहां पर बारिश नहीं हो रही है, जहां पर बारिश काफी समय से नहीं हुई है, जमीन पूरी सूखी पड़ी है ना, उसे बोलते हैं एरिड। क्या बोलते हैं? एरिड। लैक ऑफ रेन, ऐसे लिख सकते हो, लैक ऑफ रेन, यानी कि बारिश की कमी की वजह से जो बहुत सूखी हुई है। ट्रॉपिकल का मतलब क्या हो गया? ट्रॉपिकल का मतलब ऐसे क्षेत्र जो ट्रॉपिक जोन में पड़ते हैं, ऐसे क्षेत्र जो ट्रॉपिक जोन में पड़ते हैं। ट्रॉपिक जोन पता है ना, आप बनाते हो इसको, ऐसे बनाते हो, ये पृथ्वी है, ये बीच की जो रेखा है इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर जाओगे 23.5 डिग्री तक, नीचे जाओगे 23.5 डिग्री तक, तो ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, और ऐसे ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल जोन। क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल जोन। ठीक है। और सोक्ड का मतलब क्या होता है? सोक्ड का मतलब होता है बहुत गीला। अब आप अंदाजा लगाओ ना, मान लो किसी चीज ने पानी को सोख कर लिया, तो सोख का मतलब क्या होता है? सोखना। जैसे एक फोम आता है, या कोई भी, मान लो कोई भी आप फॉर्म ले लो, थर्माकोल, कुछ भी ले लो, जो पानी को सोख कर लेती है, जो पानी को क्या कर लेती है? सोख। तो अगर कोई चीज पानी को सोख कर ले, तो यानी कि वो क्या चीज, वो चीज क्या हो जाएगी? गीली हो जाएगी, बहुत ज्यादा गीली हो जाएगी, हाँ कि ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली वेट। क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली वेट, यानी कि बहुत ज्यादा गीला, बहुत ज्यादा गीला, बहुत ज्यादा गीला। अगर आप किसी चीज को बोलते हो ना सोक्ड, तो इसका मतलब वो बहुत गीला है, बहुत गीला, बहुत गीला। देखो ये है, ये क्या था? थोड़ा सा गीला, और ये क्या था? बहुत गीला। तो आपको क्या इसका ऑपोजिट क्या ये लग रहा है क्या? बहुत गीला। अरे अगर ये बहुत गीला, तो ये भी तो गीला ही है ना भाई, ये भी गीला, ये भी गीला, तो ऑपोजिट कैसे हो जाएगा? ऑपोजिट क्या होगा? सूखा। ऑपोजिट क्या होगा? सूखा। चाहे थोड़ा गीला हो, चाहे ज्यादा गीला हो, गीला तो गीला है ना, आपको ऑपोजिट बताना है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा इसका एरिड। एरिड का मतलब क्या होता है? सूखा। कैटेस्ट्रॉफिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैटेस्ट्रॉफिक? कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है संकट भरा। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है? संकट भरा, यानी कि बोल सकते हो डिस्ट्रक्टिव। क्या बोल सकते हो? डिस्ट्रक्टिव। कैटेस्ट्रॉफी, अगर मैं आपसे पूछूं कैटेस्ट्रॉफी का क्या मतलब होता है, तो कैटेस्ट्रॉफी का मतलब होता है संकट। कैटेस्ट्रॉफी का क्या मतलब होता है? संकट। और कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब क्या हो जाएगा? संकट भरा, यानी कि जो खतरनाक है, जो संकट भरा है। ठीक है, खतरनाक है, हानिकारक है, यानी कि फेटल, जानलेवा भी कह सकते हो। फेटल का मतलब जानलेवा। कैटेस्ट्रॉफिक का मतलब होता है संकट भरा, डिस्ट्रक्टिव यानी कि तबाही वाला, फेटल यानी कि जानलेवा। कैलेमिटी का मतलब क्या होता है? आपदा या संकट। तो ये तो सिनोनियम हो सकता था। अगर मैं आपसे पूछता सिनोनियम, तो कैटेस्ट्रॉफिक का सिनोनियम क्या हो जाता है? कैलेमिटी, है ना, हाँ कि ना? सैबोटाश, सैबोटाश का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैबोटाश? सैबोटाश का मतलब होता है जानबूझ के तोड़फोड़ करना। सैबोटाश का मतलब होता है जानबूझकर, जानबूझकर तोड़फोड़ करना, तोड़फोड़ करना, या फिर कह सकते हो नष्ट करना। क्या करना? नष्ट करना। जानबूझकर तोड़फोड़ करना या फिर नष्ट करना। जानबूझकर क्या करना? तोड़फोड़ करना या फिर नष्ट करना, उसको बोलते हैं सैबोटाश। क्या बोलते हैं? सैबोटाश। समझ में आ रहा भाई, हाँ कि ना? क्लियर है? जैसे डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय बोल सकते हो, डिस्ट्रॉय का मतलब भी वही होता है। और क्या बोल सकते हो? रेक बोल सकते हो, रेक, रेक का मतलब भी वही होता है। वेंडलाइज भी होता है, वेंडलाइज का मतलब भी वही होता है, नष्ट करना। ठीक है। फियास्को मतलब क्या होता है? कंप्लीट फेलियर। फियास्को मतलब क्या होता है? कंप्लीट फेलियर, यानी कि बुरी तरीके से जो असफलता होती है, बहुत बुरी वाली, उसको बोलते हैं फियास्को। क्या बोलते हैं? फियास्को। और फॉर्चुटस का मतलब क्या होता है? फॉर्चुटस का मतलब क्या होता है? सौभाग्यवश। क्या होता है? सौभाग्यवश, फॉर्चुटस, या सौभाग्यशाली बोल सकते हो, सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, यानी कि अच्छा। सौभाग्यशाली का मतलब अच्छा हुआ ना, तो ये दिखा रहा है संकट को, और ये दिखा रहा है सौभाग्यशाली होने को, यानी कि अच्छा होने को। तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे, बोलो हाँ कि ना? क्योंकि कैलेमिटी का मतलब आपदा, ये तो सिनोनियम हो जाता। सैबोटाश का मतलब तोड़फोड़ करना, नष्ट करना। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं सिमिलर कैटेगरी में जा रहा, तो आंसर नहीं होगा। कंप्लीट फेलियर है तो बिल्कुल अलग ही है। और एक आपका बचा फॉर्चुटस। फॉर्चुटस का मतलब क्या होता है? सौभाग्यशाली। क्या होता है? सौभाग्यशाली। तो कैटास्ट्रॉफिक का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? फॉर्चुटस। क्या हो जाएगा? फॉर्चुटस। ठीक है। अगला, मूविंग। मूविंग का मतलब क्या है? मूव करता हुआ। मूविंग का मतलब मूव करता हुआ, ऑपोजिट बताना है। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्टडी, पैसेज, चाइम्ड या मार्किंग। तो क्या हो जाएगा? स्टडी। स्टडी का मतलब स्थिर। भाई मूविंग का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्थिर, यानी कि स्टडी। स्टडी का मतलब क्या होता है? स्थिर। स्टडी का मतलब क्या होता है? स्थिर। ठीक है। पैसेज का मतलब आपको पता ही है, पैसेज का मतलब रास्ता भी होता है, और पैसेज का मतलब ये भी होता है, एक लेख होता है, कॉम्प्रिहेंशन जो होता है उसको भी पैसेज कहते हैं। ठीक है। चाइम्ड, ये चाइम की फॉर्म दे रखी है आपको सेकंड। चाइम का मतलब क्या होता है? चाइम का मतलब होता है टू रिंग।
टू रिंग यानी कि घंटी बजाना, टू रिंग यानी कि घंटी बजाना, घंटी बजाना उसको बोलते हैं चाइम, घंटी बजाना, ठीक है, चाइम। तो चाइम की आपको सेकंड फॉर्म दे रखी है। और मार्किंग आपको पता ही है, मार्क करने को मार्किंग कहते हैं, मार्क करने को मार्किंग कहते हैं। जैसे मैंने किसी जगह को ऐसे मार्क कर दिया तो ये भी मार्किंग है, या फिर आपका जो आंसर शीट है मेरे पास, उसको पढ़ पढ़ के मैंने आपको 2 नंबर दिया, मैंने आपको इसमें 4 नंबर दिया, तो ये भी एक तरह की मार्किंग है, मैं आपको मार्क्स दे रहा हूँ, तो मार्क्स देने को भी मार्किंग कहते हैं, और किसी जगह पर एक मार्क लगा देने को यानी कि निशान लगा देने को भी मार्किंग कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, स्टडी, मूविंग का क्या हो जाएगा, स्टडी। आगे बढ़ो भाई, अगला है डिस्कॉर्डेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्कॉर्डेंट? डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है असहमत, असहमत यानी कि इन डिसएग्रीमेंट। डिस्कॉर्डेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इन डिसएग्रीमेंट, इन डिसएग्रीमेंट यानी कि अगर आप किसी से डिसएग्री करते हो तो आप डिस्कॉर्डेंट हो, क्या हो, डिस्कॉर्डेंट हो। ऑपोजिट बताना है, ट्रांसपोर्ट तो पता है आपको, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना, नहीं है ऑपोजिट। मेलोडियस का मतलब क्या होता है, मधुर, मेलोडियस का मतलब क्या होता है, मधुर या मीठा, है ना। जैसे बोलते हैं ना हम किसी किसी को कि तुम्हारी आवाज़ बहुत मधुर है, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है ना। तो मधुर का मतलब मीठा, तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, तुम एकदम मीठे हो, सॉरी तुम्हारी आवाज़ बहुत मीठी है, तो मधुर आवाज़। इमोशन का मतलब आपको पता है। और फील्ड का मतलब क्या होता है, भरा हुआ, फील्ड का मतलब क्या होता है, भरा हुआ। आपको बताना है इसका एंटोनियम, असहमत का एंटोनियम क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टिंग, डिस्कॉर्डेंट यानी कि असहमत, फील्ड, इमोशन, क्या आंसर होगा भैया इसका? सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिस्कॉर्डेंट इन द गिवन सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, पढ़ते हैं एक बार सेंटेंस को। द स्वीट मेलोडियस सिम्फनी ऑफ द पियानो, जो प्यारी सी मेलोडियस सिम्फनी थी, मेलोडियस का मतलब वही मधुर जो सिम्फनी थी पियानो की, फिल्ड द रूम ट्रांसपोर्टिंग द लिसनर्स टू अ वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी एंड इमोशन। डिस्कॉर्डेंट का मतलब होता है असहमत, तो इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका ऑपोजिट क्या हो सकता है, इसका ऑपोजिट चारों में से क्या हो सकता है, ट्रांसपोर्टिंग हो सकता है, नहीं हो सकता। मेलोडियस कहीं ना कहीं हो सकता है, तो मेलोडियस कहीं ना कहीं, अगर चारों में से मुझे निकालना हो तो मेलोडियस को मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि इमोशन भी नहीं होगा, फील्ड भी नहीं होगा। देखो डिस्कॉर्डेंट का मतलब कि आप किसी से डिसअग्री कर रहे हो, आप किसी से असहमत हो। अगर आप किसी से असहमत हो तो आपके जो संबंध है या आपकी जो बातें वो मधुर नहीं हो सकती, है ना, आपकी आवाज़ में मिठास नहीं हो सकती अगर आप किसी से असहमत हो। कैसे बोलते हो सहमत होते हो, भाई रहने दे मैं नहीं करूंगा ये काम, मैंने बोल दिया, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मेलोडियस। देखो कितना खतरनाक क्वेश्चन है ये, है ना, मतलब 1 मिनट के लिए तो मैं भी रुक गया देख के कि क्या ही है ये। पहले तो मुझे लगा कि मतलब टाइप करने वाले ने शायद गलत टाइप कर दिया है, मुझे तो पहले ऐसे लगा कि टाइप करने वाले ने गलत टाइप कर दिया, मैंने क्या क्वेश्चन दिया, क्या टाइप कर दिया, लेकिन फिर मैंने देखा कि नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सीपीओ में, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, चारों को देखकर आपको अंदाजा लगाना होता है, ऐसे क्वेश्चन जब भी आ जाए तो चारों को देखकर अंदाजा लगाना होता है। डिस्कॉर्डेंट का मतलब असहमत है, जब आप असहमत होते हो तो आपकी आवाज़ मीठी हो ही नहीं सकती, आपका जो टोन है वो मधुर हो ही नहीं सकता, तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, मेलोडियस यानी कि मधुर, यानी कि आपकी आवाज़ जो है वो क्या है, मीठी है, आपकी आवाज़ में क्या है, मधुरता है, ठीक है। तो इसके एक ही आंसर हो जाएगा डिस्कॉर्डेंट यानी कि असहमत, ठीक है। इडियम्स पे आ जाओ मेरे भाई, इडियम्स, अब यहाँ पर कुछ इडियम्स आएंगे, आपको क्या देना है, उनका आंसर देना है, ठीक है। पॉज कर करके पहले आप खुद से ट्राई करना है एक बार, चलो। एन आर्म एंड अ लेग, एंड आर्म एंड अ लेग, क्या मतलब होता है इसका? सपोज करो कि आप एक गाड़ी की दुकान पे गए, ठीक है, आप एक गाड़ी के शोरूम में गए, आप एक गाड़ी के शोरूम में गए, और शोरूम भी ऐसा वैसा नहीं है, आप सीधा घुस गए किसके शोरूम में, आप घुस गए बुगाटी के शोरूम में, आप घुस गए बुगाटी के शोरूम में, ठीक है। बुगाटी बहुत महंगी गाड़ी होती है, अगर आपको ना पता हो तो मैं आपको बता दूं, बुगाटी के शोरूम में घुस गए, सामने वाले को पता नहीं है कि आप कितने पैसे वाले हो या गरीब हो, कुछ भी, आप घुस गए सीधा, और आप देखने में थोड़े से लग रहे हो कि थोड़े से गरीब टाइप के हो, और आपने बोला कि भैया मुझे जो ये जो बुगाटी शेरोन है मुझे चाहिए, ये गाड़ी है जो भी ये वाला मॉडल मुझे चाहिए, वो गाड़ी की कीमत है 3 करोड़ रुपए मान के चलो, ठीक है। आपने पूछा भैया इसकी कीमत कितनी है, तो पहले उसने आपको ऐसे देखा, बोला भाई इसकी कीमत है ना, इसकी कीमत इतनी है कि तेरा पूरा एक हाथ भी दे दे काट के, तेरा एक पूरा पैर भी दे दे काट के, तो भी कीमत नहीं चुका पाएगा। एंड आर्म एंड अ लेग, मतलब तू अपना एक हाथ भी काट के दे दे, मतलब इंसान के 2 हाथ होते हैं, तो एक हाथ काट के दे दे और एक पैर काट के दे दे, एंड आर्म एंड अ लेग, यानी कि इतना महंगा है ये। तो जब आप किसी को ऐसे बोलते हो कि दिस विल कॉस्ट यू एंड आर्म एंड अ लेग, मतलब दिस विल कॉस्ट यू, जो गाड़ी है ना इसकी कीमत तुम्हें क्या पड़ेगी, एंड आर्म एंड अ लेग, मतलब तुम्हें तुम्हारा एक हाथ काटना पड़ेगा, एक पैर, यानी कि बहुत महंगा है ना, वेरी एक्सपेंसिव। क्या हो सकता है, टू बी लॉस्ट एंड बिविल्डर्ड, घबराया हुआ,
समझ नहीं आ रहा क्या करना है, नहीं। टू आस्क फॉर टू मच, बहुत ज्यादा मांग लेना, या अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसे, या एवरीथिंग इज रेडी। तो मैंने क्या बताया, बहुत ज्यादा पैसे। अगर आप बोलते हो दिस विल कॉस्ट यू एंड आर्म एंड अ लेग, यानी कि ये बहुत महंगा पड़ेगा आपको, बहुत क्या पड़ेगा आपको, ये महंगा पड़ेगा। दिस विल कॉस्ट यू एंड आर्म एंड अ लेग, यानी कि अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी। अब याद रखोगे इसको, अब तो नहीं गलत करोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। अगला है वी डॉज्ड अ बुलेट। डॉज का मतलब क्या होता है, टालना, अवॉइड करना। डॉज का मतलब क्या होता है, टालना या अवॉइड करना। जैसे किसी ने आपकी तरफ गोली चलाई और आपने क्या किया, गोली ऐसे आ रही है और आप ऐसे हो गए, आपने बुलेट को डॉज कर दिया। डॉज करने का मतलब गोली को आपने टाल दिया, अवॉइड कर दिया। तो अगर आपने बुलेट को टाल दिया, इसका मतलब आपने क्या किया, आपने क्या किया, आपने किसी खतरनाक सिचुएशन को या बुरी सिचुएशन को अवॉइड किया। भाई गोली को अवॉइड करने का मतलब एक बुरी सिचुएशन को आपने अवॉइड किया। क्या आंसर हो सकता है, टू बी आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, कंफर्ट जोन से बाहर जाना। टू गिव समवन अ ट्राई, मतलब टू गिव समथिंग अ ट्राई मतलब किसी चीज को ट्राई करना, या टू नैरोली यानी कि बाल बाल किसी सिचुएशन को अवॉइड करना। तो यही आंसर होगा, अवॉइड करना। टू स्टार्ट परफॉर्मिंग बेटर नहीं, मैंने क्या बताया, एक बुलेट को डॉज करने का मतलब कि आपने मतलब बाल बाल बचो आप एक सिचुएशन से, मतलब आपने उस सिचुएशन को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया, ठीक है। अगला बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड का मतलब क्या होता है, झुकना या मुड़ना। बैकवर्ड्स का मतलब आप किसी की खातिर, किसी ने आपको बोला कि तुम्हें ना मेरे लिए क्या करना है, ऐसा काम करना है, और आपने उस काम को करने के लिए ना ऐसे बेंड ओवर बैकवर्ड्स यानी कि पीछे की तरफ आप बेंड हो गए। तो आप किसी के लिए कितना कर रहे हो, मतलब आप पीछे की तरफ बेंड हो रहे हो, नहीं हो सकता इंसान, लेकिन आप पीछे की तरफ ऐसे बेंड हो रहे हो पूरा, आप अपनी मुंडी को पीछे पैर से चिपकाना चाह रहे हो। बेंड ओवर बैकवर्ड्स, आप बेंड हो रहे हो यानी कि झुक रहे हो, कैसे, बैकवर्ड्स यानी कि पीछे की तरफ, यानी कि आप उस इंसान के लिए क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहे हो उस इंसान को खुश करने के लिए, उस इंसान को इंप्रेस करने के लिए। क्या आंसर हो सकता है, वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इंप्रेस, यही आंसर है। गोइंग बैकवर्ड नहीं, यूजिंग रॉन्गफुल मीन्स नहीं, वर्किंग स्लोली एंड लेजली नहीं, ये आंसर है। वर्किंग हार्ड टू ट्राई टू इंप्रेस मतलब किसी को इंप्रेस करना चाह रहे हो। आप किसी को बोल रहे हो देख मैं तेरे लिए इतना कर सकता हूँ, मैं तेरे लिए क्या क्या नहीं कर सकता, देख मैं तेरे लिए पीछे की तरफ भी बेंड हो सकता हूँ, झुक सकता हूँ पीछे की तरफ ऐसे करके, है ना। तो आप उस सामने वाले को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाले को इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। या फिर इसका एक और मीनिंग निकलता है, मीनिंग क्या निकलता है कि किसी कार्य को करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब किसी की सहायता करने के लिए या किसी के काम को करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, उसको बोलते हैं बेंड ओवर बैकवर्ड्स, ठीक है। आई हेट टू गेट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, गेट ऑफ का मतलब जैसे आप किसी गाड़ी पर बैठे हो या घोड़े पे बैठे हो और मैं आपको बोल दूं गेट ऑफ, तो गेट ऑफ का मतलब उतरना, गेट ऑफ का मतलब उतरना, ठीक है। ऑन द रॉन्ग फुट यानी कि गलत पैर पे। जैसे हमारी सभ्यता में, हम भारतीयों की सभ्यता में क्या होता है कि जब आप शादी जब आपकी होती है और जब आप अपनी वाइफ को अपने घर लेके आते हो शादी के बाद में, सबसे पहले गाड़ी में लेके आते हो, तो ऐसा होता है ना कि जो घर के बड़े बूढ़े होते हैं वो क्या बोलते हैं बहू को कि सबसे पहले अपना दायां पैर आगे निकालो, यानी कि राइट फुट, यानी कि राइट फुट। अगर कोई अपना बायां पैर पहले रख दे तो हमारे हिसाब से वो रॉन्ग फुट है, उसका गलत पैर है, वो पैर नहीं होना चाहिए। तो सोचो कोई इंसान जो है ना उतर रहा है यानी कि गेट ऑफ कर रहा है, यानी कि उतर रहा है ऑन रॉन्ग फुट यानी कि गलत पैर पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसने शुरुआत ही गलत कर दी किसी चीज की, नहीं समझे। कोई इंसान उतर ही रहा है, उतरते के साथ ही उसने पहले ही गलत पैर रख दिया, तो इसका मतलब उसने किसी काम की शुरुआत ही क्या करी, गलत करी। समझ आया। टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप और एक्टिविटी बैडली मतलब किसी रिलेशनशिप को या किसी भी एक्टिविटी को शुरुआत ही बुरी तरीके से करना, तो यही आंसर है कि भैया शुरुआत ही बुरी हो गई। टू स्टार्ट समथिंग विद एन इंजरी नहीं, टू स्टार्ट समथिंग विद न्यूट्रल फैक्टर नहीं, टू स्टार्ट समथिंग विद पॉजिटिव फैक्टर नहीं, मतलब किसी चीज की शुरुआत ही करी है आपने बुरी तरीके से। रिलेशनशिप की शुरुआत हो चाहे किसी एक्टिविटी की शुरुआत हो, शुरुआत ही बुरी तरीके से हुई है, ठीक है। अ लेपर्ड कांट चेंज इट्स हिज स्पॉट्स। लेपर्ड जो होता है ना, लेपर्ड आपने देखा होगा, लेपर्ड, लेपर्ड के शरीर पे आपने देखा होगा ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, ऐसे गोल 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 ब्लैक स्पॉट्स होते हैं बहुत सारे। तो क्या वो जो लेपर्ड है, क्या अपने स्पॉट्स को चेंज कर सकता है, नहीं कर सकता। जैसे बोलते हैं ना, कई बार हम बोलते हैं ना कि भाई तुम कितना भी कोशिश कर लो तुम अपने स्वभाव को नहीं बदल सकते, या बोलते हैं ना कि भाई तुम कितना भी मतलब अच्छा बनने की कोशिश करो, दूसरों को बताओ कि हाँ मैं अच्छा हूँ, लेकिन तुम्हारा स्वभाव नहीं बदला, तुम्हारा स्वभाव अभी भी क्या है, वैसे का वैसा ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि अपने स्वभाव को ना बदल पाना। अगर मैं किसी को बोल रहा हूँ कि भाई ऐसा है ना, मैं सब समझ चुका हूँ और तुम्हें ये बात समझनी पड़ेगी कि अ लेपर्ड कांट चेंज हिज स्पॉट्स, यानी कि कोई इंसान अपना जो वास्तविक स्वभाव है उसको नहीं बदल सकता, दूसरों को दिखाने के लिए थोड़े टाइम के लिए उसको चेंज जरूर कर सकता है लेकिन परमानेंट उसको बदल नहीं सकता। A visual presentation is far more descriptive than words नहीं, something good that isn't recognized at first नहीं, you cannot change who you are कि आप जो हो आप उसे बदल नहीं सकते,
आपकी वास्तविकता बदल नहीं सकते आप जो हो वही रहोगे, वास्तविकता को बदला नहीं जा सकता, जैसे लेपर्ड अपने स्पॉट्स को नहीं चेंज कर सकता, ठीक है। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, जैसे कि शादी ब्याह में क्या होता है, या जो प्रॉपर्टी डीलर होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब जो उनके पास में प्रॉपर्टी को खरीदने आ रहा है उससे भी कमीशन लेते हैं, और जिसकी प्रॉपर्टी वो बेच रहे हैं उससे भी कमीशन लेते हैं, बेचने पे भी कमीशन मिलता है और जो बंदा खरीद रहा है उससे भी ले लेते हैं कमीशन की, देखो मैंने आपको अच्छी प्रॉपर्टी दिलाई, यानी कि इसको दोनों पक्ष से फायदे मिल रहे हैं, इसको दोनों पार्टी से लाभ मिल रहा है, तो इसी को बोलते हैं द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, यानी कि दोनों हाथ में लड्डू होना, हिंदी में बोलते हैं ना कि यार इसके तो दोनों हाथ में लड्डू है, यहां से भी कमीशन मिल रहा है, यहां से भी कमीशन मिल रहा है, यानी कि दोनों पक्ष से लाभ मिलना, ठीक है। तो बेटर टू शो देन टेल, गुड थिंग्स कम आफ्टर बैड थिंग्स, मेक पीपल कंफर्टेबल, या एन आइडियल सिचुएशन, एक आइडियल सिचुएशन, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जो आपके लिए क्या है, आइडियल है, जो आपके लिए आदर्श है, मतलब आपको उस सिचुएशन से क्या मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, मतलब उस सिचुएशन में हर तरफ से आपका फायदा हो रहा है, यानी कि आपके दोनों हाथ में लड्डू है, ठीक है, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। मोर पीपल इन टर्की आर ऑन द ब्रेड लाइन, आर ऑन द ब्रेड लाइन, आप इसको ऐसे याद रखो, ऑन द ब्रेड लाइन, यानी कि पहले जब फ्रांसीसी क्रांति या रूसी क्रांति हुई थी ना, तो जितने भी बेचारे गरीब लोग थे वो सुबह लंबी लंबी लाइनों में लगा करते थे, किस चीज़ के लिए, एक ब्रेड के लिए, किस चीज़ के लिए, ब्रेड के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग तो, उनके लिए तो ब्रेड मतलब एक अच्छा नाश्ता है ना, यहाँ पे तो प्रचलन बहुत बाद में शुरू हुआ ब्रेड का, उनके लिए ब्रेड उनका बहुत प्रचलित एक नाश्ता है, जो वहाँ के लोग तो ब्रेड मतलब नॉर्मल, आपको पता है बाहर के देशों में, तो लंबी लंबी लाइनों में लगा करते थे, तो ऑन द ब्रेड लाइन, मैं बोल सकता हूँ कि ये जो गरीब लोग हैं, ये जो क्या है, गरीब लोग हैं, ये क्या है, ब्रेड की लाइन में लगे हुए हैं, ब्रेड की लाइन में लगे हुए हैं, तो क्या मतलब निकल सकता है, अगर मैं बोल रहा हूं कि मोर पीपल इन टर्की, टर्की के अंदर अधिकतर जो लोग हैं आर ऑन द ब्रेड लाइन, वो क्या है, ब्रेड लाइन में है, तो इसका क्या मतलब हुआ, गरीबी रेखा पे, क्योंकि ब्रेड लाइन में कौन लग रहे हैं, गरीब लग रहे हैं, तो ब्रेड लाइन का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, पॉवर्टी लाइन, आप यहाँ पर ब्रेड लाइन को पॉवर्टी लाइन भी कह सकते हो, यानी कि गरीबी रेखा भी कह सकते हो। बताओ आंसर, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, नहीं, बहुत महंगा होना, नहीं, गरीब होना, यस, ये इसका आंसर है। अगर आप ब्रेड लाइन पे हो मतलब आप पॉवर्टी लाइन पे हो, अगर आप ब्रेड लाइन पे हो मतलब आप गरीब हो, तभी आप लाइन में लग रहे हो, ठीक है, गरीबी रेखा में हो आप। बोथ नितिन एंड उदय आर ऑफ द सेम इंटरेस्ट, मतलब दोनों का इंटरेस्ट ना सेम है, यहां पर आपको 4 इडियम दे रखे हैं भाई, चारों इडियम में से आपको बताना है कि किसका मीनिंग वही है जो ये है, समझ में आया क्या बोला मैंने, यहां पर आपको 4 इडियम दिए हैं, आपको बताना है कि इन चारों में से किसका मतलब ये निकलता है। पहला है ब्लोइंग स्मोक विदाउट फायर, ब्लोइंग स्मोक विदाउट फायर, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका कोई अपना मीनिंग नहीं है, लेकिन इसके जैसा एक इडियम होता है, इसके जैसा क्या होता है, एक इडियम होता है कि वेयर देयर इज फायर, वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, ये होता है, वेयर देयर इज फायर देयर इज स्मोक, यानी कि जहां आग होती है ना वहीं से धुआं उठता है, हम लोग कहावत यूज करते हैं ना हमारे यहाँ पे भी कि जहां आग होती है वहीं से धुआं उठता है, यानी कि अगर आप किसी चीज के बारे में बहुत सारे लोगों से सुन रहे हो तो कहीं ना कहीं आप ये मान लेते हो कि उसके अंदर कुछ ना कुछ तो सच्चाई होगी, यानी कि अगर इतना धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं तो आग होगी, तो इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, कोई इडियम नहीं है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, यही इसका आंसर है, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, ये एक इडियम है, यानी कि दो अगर बर्ड्स हैं उन दोनों के फेदर यानी कि दोनों के पंख एक जैसे हैं, तो ये इडियम हम यूज करते हैं क्या बताने के लिए, मान लो दो लोग हैं, दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा है, दोनों की सोच एक जैसी है, तो हम उनके लिए यूज करते हैं कि दे आर बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, दे आर बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, ठीक है, आ रहा है समझ में। डिफरेंट कैटल्स ऑफ फिश, इसका मतलब होता है विचार में अलग, विचार में अलग अलग, विचार में अलग अलग, मतलब जैसे ये क्या है विचार में एक जैसे, ऐसे इसका मतलब होता है विचार में अलग अलग, विचार में अलग अलग। अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, बीमार, अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, बीमार यानी कि अनवेल, ठीक है, अंडर द वेदर यानी कि बीमार, अनवेल, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। डिफरेंट कैटल्स ऑफ फिश का मतलब होता है विचारों में अलग अलग, यानी कि डिफरेंट इन इंटरेस्ट, ऐसे बोल सकते हो, डिफरेंट इन इंटरेस्ट्स, यानी कि इंटरेस्ट को लेकर दोनों में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के विचार क्या है, अलग अलग, दोनों के विचार क्या है, अलग अलग है। ऑल क्लियर भाई, हाँ कि ना। आगे देखो, अगला है अंडर, ये तो समझ में आ गया, अंडर द वेदर। अगला है लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, इसका क्या मतलब होता है भाई, इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो कि आप 4 दोस्त हो, ठीक है, सर्दी का मौसम है, आप 4 दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया कि भाई हम चारों जो है ना किसी एक दोस्त के घर पे मिलेंगे, आराम से घर में बैठेंगे
और घर में हीटर ऑन कर लेंगे और आराम से घर पे बैठ के चाय पियेंगे, एंजॉय करेंगे, गेम्स खेलेंगे। तो आप 3 दोस्त जो हो, 3 दोस्त आप घर में पहुंच गए, 3 दोस्त आप घर में पहुंच गए, आपने दरवाज़ा लगा लिया, बाहर बहुत ठंड है, बाहर बहुत क्या है, ठंड है, 3 दोस्त पहुंच गए, है ना। और जो चौथा है वो थोड़ा सा लेट हुआ, तो आप लोगों ने क्या किया, उसके लिए दरवाज़ा ही नहीं खोला, यानी कि चौथा बेचारा कोल्ड में खड़ा है, चौथा जो बेचारा वो कोल्ड में खड़ा है, यानी कि आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको लीव कर दिया, मतलब आपने उसको छोड़ दिया आउट, बाहर, इन द कोल्ड। यानी कि क्या मतलब है इसका, किसी का साथ छोड़ देना बुरे वक्त में। अगर आप किसी को बाहर ठंड में छोड़ दे रहे हो, देखो मेरा अपना तरीका याद करवाने का, टू लीव समवन आउट इन द कोल्ड, अगर आप किसी को ठंडी के मौसम में से बाहर छोड़ दे रहे हो, आप खुद अंदर हो, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, टू लिव इन हरी नहीं, टू बियर एक्सट्रीम वेदर कंडीशन नहीं, टू सर्व स्टेल एंड कोल्ड फूड नहीं, टू बी इग्नोर्ड, यही है इसका आंसर। यानी कि आप क्या कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, आप लेफ्ट आउट हो गए ना, आप क्या हो गए, लेफ्ट आउट हो गए, यानी कि आप बाहर रह गए ठंड में, ठंड के मौसम में, यानी कि आपको क्या किया गया, आपको इग्नोर किया गया, आपको क्या किया गया, इग्नोर किया गया। जैसे 4 दोस्त हैं, घूमने फिरने गए, तो 4 में से 3 खूब इंजॉय कर रहे हैं और एक बेचारे की कोई बात ही नहीं सुन रहा, वो अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहा है, अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा, यानी कि उसको इग्नोर किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है भाई, हाँ कि ना। आगे बढ़े। अगला है, यहाँ पर आपको एक इडियम फिल करना है। आई थिंक वी शुड डैश बिफोर बाइंग दिस कार, हमें लगता है कि हमें डैश करना चाहिए बिफोर बाइंग दिस कार, इस कार को खरीदने से पहले। ईट लाइक अ हॉर्स, ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत खाना, टू ईट अ लॉट, टू ईट अ लॉट। हमें कार को खरीदने से पहले बहुत सारा खाना खाना चाहिए, नहीं, इडियम, ये इडियम नहीं हो सकता। गेट ऑफ आवर हाई हॉर्स, गेट ऑफ का मतलब क्या होता है, उतरना, और हाई हॉर्स का मतलब क्या हो गया, ऊंचा घोड़ा। मतलब मान के चलो कि कोई इंसान जो है ना, अपने आप को बड़ा दिखाया जा रहा, बार बार कह रहा कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं तुम सब में सबसे महान हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। आप उसको बोलते हो भाई गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, गेट ऑफ योर हाई हॉर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, देखो चलो यही लिख देता हूँ, मतलब अपने आप को बड़ा या महान दिखाना बंद करना, दिखाना बंद करना। यानी कि आप कह सकते हो स्टॉप बिहेविंग, स्टॉप बिहेविंग इन अ सुपीरियर वे, इन अ सुपीरियर वे, है ना। जैसे कोई बोल रहा है कि भाई मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं तुम सब में सबसे ज़्यादा महान हूँ, मैं तुम में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। आप उसे क्या बोल रहे हो भाई, गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, अपने ऊंचे घोड़े से नीचे उतर। वास्तव में किसी घोड़े पे थोड़ी है वो, आप उसको बोल रहे हो गेट ऑफ योर हाई हॉर्स, मतलब रुक जा भाई, महान बनना बंद कर। स्टॉप बिहेविंग इन अ सुपीरियर वे, मतलब ऐसे बिहेव मत कर कि तू सुपीरियर है, ये मतलब होता है इसका। होल्ड योर हॉर्सेज, होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब होता है स्टॉप, होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब होता है स्टॉप, यानी कि रुकना, संभलना। होल्ड योर हॉर्सेज, होल्ड योर हॉर्सेज का मतलब रुकना, संभलना, रुकना या संभलना, ठीक है। और ऐसा अक्सर कब होता है, जब आप कुछ विचार करना चाह रहे हो, किसी चीज के बारे में सोचना चाह रहे हो। अक्सर ऐसा होता है ना कि डिसीजन लेने से पहले आप बोलते हो कि भाई रुक जा, होल्ड योर हॉर्सेज, इतनी जल्दीबाजी मत कर, यानी कि रुकना, ठहरना, संभलना। स्टॉप टू चेंज हॉर्सेज, स्टॉप टू चेंज हॉर्सेज का मतलब होता है टू चेंज वंस ओपिनियन, टू चेंज वंस ओपिनियन, अपने ओपिनियन को आप चेंज कर रहे हो, या फिर पार्टी, अपनी पार्टी को बदल रहे हो, दल बदल रहे हो, है ना। स्टॉप टू चेंज हॉर्सेस, मतलब आप 2 लोग जो हो एक जगह पर उतरे और आपने अपने हॉर्सेस चेंज कर लिए, मतलब आपने अपनी पार्टी बदल ली। स्टॉप टू चेंज हॉर्सेस, आपने पार्टी बदल ली, आपने अपना ओपिनियन बदल लिया, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्टॉप टू चेंज हॉर्सेस, स्टॉप टू चेंज हॉर्सेस। समझ में आ रहा है। और होल्ड योर हॉर्सेस का मतलब रुको, ठहरो, संभलो, संभलना। तो यहाँ पर हमें गाड़ी खरीदने से पहले क्या करना पड़ेगा, बहुत खाना पड़ेगा, या महान बनना बंद करना पड़ेगा, या अपने ओपिनियन को बदलना पड़ेगा, या थोड़ा सा रुकना संभलना पड़ेगा, थोड़ा सा रुकना और संभलना पड़ेगा, कि जल्दबाजी नहीं करनी, ऐसे कह सकते हो जल्दबाजी ना करना, जल्दबाजी ना करना, ठीक है। समझ में आया। तो गाड़ी खरीदने से पहले वी शुड होल्ड आवर हॉर्सेज, वी शुड होल्ड आवर हॉर्सेज, मतलब हमें थोड़ा सा रुकना चाहिए, थोड़ा सा संभलना चाहिए, थोड़ा सा संभलना चाहिए, थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं OWS, यानी कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ठीक है भाई। आ जाओ, स्टॉप कर करके खुद करोगे पहले आप। द हस्क्स ऑफ कॉर्न और अदर ग्रेन, द हस्क्स ऑफ कॉर्न या अदर ग्रेन, यानी कि जो कॉर्न, कॉर्न का मतलब पता है ना, मक्का, या अदर ग्रेन, या कि जो बाकी जो अनाज होते हैं उनका जो क्या होता है, हस्क, हस्क यानी कि भूसा,
हस्क यानी कि क्या होता है, भूसा, ठीक है। सेपरेटेड बाय विनोइंग और थ्रेशिंग। थ्रेश का मतलब क्या होता है, पीट पीट कर उसका भूसा अलग किया जाता है, कचरा अलग किया जाता है। या विनो का मतलब क्या होता है, विनो का मतलब होता है ना फटकना, ऐसे करके अनाज को ऐसे फटका जाता है ताकि उसका जो कचरा है वो अलग हो जाए। तो वो जो कचरा अलग होता है, वो जो हस्क अलग होता है, वो जो भूसा अलग होता है, उस भूसे को एक वर्ड में अगर बताना हो तो क्या बोलोगे आप? उस भूसे को अगर एक वर्ड में बताना हो तो आप क्या बोलोगे मेरे भाई? अगर एक वर्ड में बताना हो, हे बोलोगे, पील बोलोगे, फॉडर बोलोगे, शेफ बोलोगे, क्या बोलोगे? हे बोलोगे या पील बोलोगे या फॉडर बोलोगे, शेफ बोलोगे? तो इसका आंसर हो जाएगा शेफ। क्या हो जाएगा? शेफ। हे का मतलब क्या होता है? हे का मतलब होता है ढेर। हे का मतलब क्या होता है? ढेर। भूसे का जो ढेर होता है ना, ठीक है, भूसे का या अनाज का ढेर कह लो, अनाज का ढेर, ठीक है। हे का मतलब होता है अनाज का ढेर। अनाज का ढेर यानी कि जो बंडल्स होते हैं, ठीक है, बंडल, बंडल ऑफ ग्रेन्स, बंडल ऑफ ग्रेन्स। ग्रेन्स के यानी कि अनाज के जो बड़े बड़े बंडल्स होते हैं खेतों में, जो कटाई के बाद लोग रख देते हैं बंडल बना बना के, उसको बोलते हैं हे। पील का मतलब क्या होता है? छीलना। पील का मतलब क्या होता है? छीलना। मतलब किसी फल का जब आप छिलका उतारते हो उसको छीलना कहते हैं, ना कि पील क्या बोलते हैं? पील करना। फॉडर का मतलब क्या होता है? चारा। फॉडर का मतलब क्या होता है? चारा, जो जानवरों को खिलाया जाता है उसको बोलते हैं फॉडर। क्या बोलते हैं? फॉडर। ठीक है भाई, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? शेफ। शेफ का मतलब होता है वो भूसा जिसको अलग किया जाता है, क्या करके? या तो उसको थ्रेश करके या तो उसको विनो करके। विनो का मतलब उसको फटकार के, क्या करके? उसको फटकार के। ठीक है भाई, तो आंसर आ जाएगा शेफ। अच्छा क्वेश्चन है, इरेशनल फियर ऑफ वाटर यानी कि पानी से डर। फियर ऑफ वाटर यानी कि पानी से डर। तो पानी से डर को क्या बोलते हैं भाई? पानी से डर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। यू नो द आंसर। आ रहा है समझ में, हाँ कि ना? फियर ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं? हाइड्रोफोबिया। एक्रोफोबिया क्या होता है? सॉरी, क्लॉस्ट्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ, फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस। क्लोज्ड प्लेसेस यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको क्लोज्ड प्लेसेस में, यानी कि ऐसी 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 जगह जहां पर मतलब बहुत कम जगह होती है, जहां पर सफोकेशन जैसा उनको फील होने लग जाता है। किसी बंद बंद जगह पर रहने से उनको डर लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे किसी गुफा में जाने से डरेंगे, या किसी छोटे कमरे में जाने से डरेंगे, या कहीं से अगर मान लो दीवार के बीच में से निकलना हो जहाँ पर गैप कम हो तो वहां जाने से डरेंगे। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिक, और उस डर को बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्या बोलते हैं? क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है। एक्रोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ हाइट। फियर ऑफ हाइट, हाइट से जो डर होता है उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। क्याकोफोबिया क्या होता है? फियर ऑफ अगलीनेस। फियर ऑफ अगलीनेस यानी कि कई ऐसे लोग होते हैं जो ना दिन रात इसी बात को लेकर डरते रहते हैं कि कहीं मेरी शक्ल भद्दी ना हो जाए, कहीं मैं अगली ना दिखने लग जाऊं, नहीं मेरे को ये करना पड़ेगा, मेरे को ये लगाना पड़ेगा, वो लगाना पड़ेगा। या तो अपने आप को लेकर डरते रहते हैं, या फिर उनको ये डर रहता है कि कहीं मैं किसी अगले इंसान को ना देख लूं। मतलब उनको ना अचानक से अजीब तरीके का डर है ये भाई, कि मतलब कोई भी अगली चीज देखने से वो डरते हैं। मतलब उनको सारी चीजें सुंदर दिखनी चाहिए। तो कैकोफोबिया को क्या बोलते हैं? फियर ऑफ अगलीनेस। क्या बोलते हैं? फियर ऑफ अगलीनेस। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जहां पर भी कैको शब्द लिखा हुआ दिख जाए ना, तो कैको का मतलब समझ जाना कि क्या होता है? बुरा। तो कैकोफोबिया मतलब कि कुछ भी बुरा देखने से डर लगता है, कुछ भी अगली देखने से डर लगता है। जैसे कैको से बनता है कैकोग्राफी। क्या बनता है? कैकोग्राफी यानी कि गंदा, जो कोई मान लो कोई इंसान जिसकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, तो वो जो उसकी गंदी हैंडराइटिंग है उसे क्या बोल देंगे? कैकोग्राफी। क्या बोल देंगे? कैकोग्राफी यानी कि बैड हैंडराइटिंग। क्या बोलेंगे? बैड, बैड राइटिंग कह सकते हो, बैड राइटिंग। ठीक है, बैड राइटिंग जो होती है उसे क्या बोलते हैं? कैकोग्राफी। क्या बोलते हैं? कैकोग्राफी। समझ में आ गया? क्लॉस्ट्रोफोबिया समझ में आ गया, एक्रोफोबिया समझ में आ गया, कैकोफोबिया समझ में आ गया, और हाइड्रोफोबिया तो इसका आंसर ही है खैर। ठीक है। वन हु इज स्किल्ड एंड इलोक्वेंट इन पब्लिक स्पीकिंग। एक ऐसा बंदा जो बहुत ही क्या स्किलफुल है, बहुत ही ज्यादा इलोक्वेंट है, किस चीज में? पब्लिक स्पीकिंग में, यानी कि भाषण देने के मामले में वो बहुत ज्यादा स्किलफुल है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो मतलब पब्लिक स्पीकिंग बहुत कमाल की कर लेते हैं, बहुत जबरदस्त तरीके से क्या करते हैं? पब्लिक के सामने बोल लेते हैं, पब्लिक के सामने बोल लेते हैं। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? लेक्चरर नहीं, स्पोक्स पर्सन नहीं, ओरेटर यस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ओरेटर। लेक्चरर कौन होता है? जो लेक्चर देता है। ठीक है, यानी कि जो प्रोफेसर होते हैं जो लेक्चर देते हैं आपको, वो लेक्चरर होते हैं। स्पोक्स पर्सन कौन होता है? वन हु टॉक्स फॉर अदर्स, जो मतलब दूसरों के लिए बात आगे रखता है, जो दूसरों की बात को आगे रखता है उसको बोलते हैं स्पोक्स पर्सन। मतलब किसी और के हित की बात, किसी और की बात को वो क्या करता है? खुद से आगे रखता है, खुद से बोलता है, उसको बोलते हैं स्पोक्स पर्सन। क्या बोलते हैं? स्पोक्स पर्सन। ठीक है। अ लीगल डॉक्यूमेंट, एक लीगल डॉक्यूमेंट ऑथोराइजिंग द पुलिस
जिसकी वजह से पुलिस को अथॉरिटी मिल जाती है और अनदर बॉडी या फिर किसी और जैसे सीबीआई या किसी को भी टू मेक एन अरेस्ट और सर्च प्रीमाइसेस। मतलब एक ऐसा ऑफिशियल पेपर, एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जिसकी वजह से पुलिस को ये अथॉरिटी मिल जाती है या किसी भी अनदर बॉडी को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो किसी को अरेस्ट कर सकते हैं या फिर प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब वो जो एरिया है उसको वो सर्च कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सर्च। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं वारंट। क्या बोलते हैं? वारंट। फिल्मों में खूब सुना होगा कि भाई हम तुम्हें अरेस्ट करना है, वारंट लाए हो। तो वारंट का मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, लीगल डॉक्यूमेंट जो उनको अथॉरिटी देता है कि हाँ तुम जाके अरेस्ट कर सकते हो, तुम जाके अरेस्ट कर सकते हो। डिक्री का मतलब क्या होता है? डिक्री का मतलब होता है एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय गवर्नमेंट। एन ऑफिशियल ऑर्डर, एन ऑफिशियल ऑर्डर गिवन बाय या तो गवर्नमेंट या फिर कह सकते हो अ रूलर, गिवन बाय द गवर्नमेंट या फिर अ रूलर। शासक के द्वारा या सरकार के द्वारा जो एक आदेश दिया जाता है रिटन फॉर्म में, किस फॉर्म में? रिटन फॉर्म में जो ऑफिशियल ऑर्डर दिया जाता है उसको बोलते हैं डिक्री। ऐसी सेम आपसे पूछेगा एग्जाम में तो आंसर क्या हो जाएगा? डिक्री। क्या हो जाएगा? डिक्री। लाइसेंस का मतलब आपको पता ही है, कुछ करने की अनुमति मिल जाती है। लाइसेंस का मतलब होता है कि आपको कुछ करने की अनुमति मिल जाती है। एन ऑफिशियल कह सकते हो, एन ऑफिशियल पेपर, एन ऑफिशियल पेपर या डॉक्यूमेंट, एन ऑफिशियल पेपर या डॉक्यूमेंट which allows you to do certain things मतलब कुछ विशिष्ट चीजें करने की आपको अनुमति मिल जाती है। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, या फिर आप मान के चलो कोई इंस्टीट्यूट सेटअप करना चाहते हो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर आप कोई कंपनी शुरू करना चाहते हो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। समझ में आ रहा है? तो लाइसेंस का मतलब है कि आपको कुछ करने की अनुमति मिल जाती है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिसको लेकर आपको कुछ करने की क्या मिल जाती है? अनुमति मिल जाती है। और परमिट का मतलब क्या होता है? परमिट का मतलब होता है जो किसी काम को करने के लिए आपको परमिशन देता है ना। अ डॉक्यूमेंट विच अलाउज यू टू डू समथिंग। दोनों लगभग सेम ही होते हैं, लाइसेंस और परमिट। ठीक है, दोनों लगभग सेम होते हैं। मतलब परमिट का मतलब भी होता है कि मतलब एक ऐसा पेपर, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो आपको कुछ करने की अनुमति देता है। कोई भी एक पर्टिकुलर चीज हो सकता है। जैसे कि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं उनके पास परमिट होती है, ऑल इंडिया परमिट बोलते हैं उसको। आपने कई बार ट्रक पे लिखा हुआ देखा होगा AIP, कई बार नोटिस करना ट्रक पे, आप कहीं भी जाओगे ना तो एक बार नोटिस करना। AIP का मतलब ऑल इंडिया परमिट, यानी कि हमें पूरे भारत में जाने की क्या है? परमिशन है। पूरे भारत में क्या जाने की क्या है? हमें परमिशन है। परमिशन का मतलब क्या है? आज्ञा मिली हुई है हमें। हमें क्या मिली हुई है? आज्ञा मिली हुई है हमें परमिशन मिली हुई है कि हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब कुछ भी करने का मतलब ये नहीं कि कानून के खिलाफ, मतलब किसी लिमिटेड चीज को लेकर एक परमिशन है कि हमारी जो परमिशन है उसकी एक सीमा है। उसकी सीमा क्या है? कि हम भारत में कहीं भी जा सकते हैं, भारत के बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, तो परमिट का मतलब जो किसी काम को करने के लिए आपको परमिशन प्रोवाइड करता है, ऐसी किसी चीज को बोलते हैं परमिट। अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, मतलब कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसका एक से ज्यादा अर्थ निकल के आ रहा है। एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका एक से ज्यादा अर्थ निकल के आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बोलूं, आपके घर पे कोई मेहमान आया, आपने घर वालों को बोला, अरे सुनो 2 कप चाय लाना, 2 कप चाय बना ला ना, यानी कि लाना है नहीं लाना है पता नहीं चल रहा है। यानी कि कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसके एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं, एक से ज्यादा मतलब हो सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट बोलते हैं, पैल्पेबल बोलते हैं, टेंजिबल कहते हैं या एम्बिग्यूअस कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा एम्बिग्यूअस। एम्बिग्यूअस का मतलब संदिग्ध भी होता है। एम्बिग्यूअस का मतलब क्या होता है? संदिग्ध भी होता है। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? नॉट नोन, जिसके बारे में आपको पता नहीं है, जिसके बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, बोलते हैं ना लावारिस और संदिग्ध वस्तुओं को ना छुएं, लावारिस और संदिग्ध वस्तुओं को ना छुएं, बम हो सकता है। तो संदिग्ध को क्या बोलते हैं? एम्बिग्यूअस। संदिग्ध कह सकते हो या अस्पष्ट कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? अस्पष्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? क्लियर या क्लियरली एक्सप्रेस्ड, क्लियरली एक्सप्रेस्ड। समथिंग विच इज क्लियरली एक्सप्रेस्ड, कोई ऐसी चीज जिसको क्लियरली एक्सप्रेस किया गया है। ठीक है, या फिर कह सकते हो फुल्ली रिवील्ड, कोई ऐसी चीज जो पूरी तरीके से किसी चीज को रिवील कर रही है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, फुल्ली रिवील्ड है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट यानी कि क्लियर। शॉर्ट में याद रखो, क्लियर यानी कि स्पष्ट। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर यानी कि स्पष्ट। ठीक है, पैल्पेबल का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैल्पेबल? दैट इज इजीली फेल्ट बाय द सेंसेस, दैट इज
इजिली फेल्ट बाय द सेंसेस, फेल्ट बाय द सेंसेस। आपके जितने भी सेंसेस हैं उन सेंसेस की मदद से अगर आप उस चीज को फील कर पा रहे हो, है ना, तो ऐसी किसी भी चीज को क्या बोलते हैं, पैल्पेबल। क्या बोलते हैं, पैल्पेबल। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, क्लियरली सीन, क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट, मतलब जो क्लियरली आपको दिखाई दे रही कि हाँ वो चीज मौजूद है। या फिर टचेबल, क्या बोल सकते हो, टचेबल, मतलब जिस चीज को छूकर आप महसूस कर सकते हो कि हाँ वो चीज है, उसको बोलते हैं टेंजिबल। क्या बोलते हैं, टेंजिबल। समझ में आया क्या बोला मैंने। एक्सप्लिसिट का मतलब होता है क्लियर, जो चीज बिल्कुल क्लियर है, क्लियरली एक्सप्रेस्ड है, साफ साफ एक्सप्रेस कर रहा है किसी चीज को, या बिल्कुल साफ साफ है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट। क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट। पैल्पेबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जो आप अपने 5 में से किसी भी सेंस की मदद से फील कर सकते हो। क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे कि अरोमा, अरोमा का मतलब खुशबू जो होता है, अच्छे खाने का या किसी भी फूल का जो अरोमा होता है, आप उसे फील कर सकते हो अपने सेंसेस के द्वारा, तो वो क्या है, पैल्पेबल। क्या है वो, पैल्पेबल। लेकिन जो चीज क्लियरली आपको दिखाई दे रही है, जो मौजूद है आपके आसपास और जिसको आप टच कर सकते हो, उस चीज को बोलते हैं टेंजिबल। क्या बोलते हैं, टेंजिबल बोलते हैं। और एम्बिग्युअस आपको पता ही है, संदिग्ध, मतलब जिसको हम नहीं जानते, नॉट नोन, नॉट नोन। या फिर कह सकते हो अ स्टेटमेंट ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, जिसके एक से ज्यादा अर्थ निकल सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं एम्बिगियस। क्या बोलते हैं, एम्बिगियस। ठीक है, अगले पे आ जाओ भाई। अगला आपके सामने, टू स्किप अबाउट प्लेफुली। स्किप का मतलब क्या होता है, स्किप का मतलब होता है कूदना। स्किप का मतलब क्या होता है, उछलना या कूदना, उछलना या फिर कह सकते हो कूदना, उछलना कूदना, स्किप करना। अबाउट प्लेफुली मतलब जैसे जानवर के छोटे छोटे बच्चे आपने देखोगे, जैसे हिरन के बच्चे, खरगोश के बच्चे, वो क्या करते हैं, प्लेफुली, यानी कि खेलते कूदते रहते हैं, उछलते कूदते रहते हैं, खेल खेल में उछलते कूदते हैं। तो जो खेल खेल में उछलते हैं कूदते हैं, उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे। एक लिखा आपके सामने ट्रंडल, एक लिखा है स्क्रैम्बल, एक लिखा है गैम्बल और एक लिखा है एम्बल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट का आंसर क्या है, उछल कूद करना। उछल कूद करने को एक शब्द में क्या बोला जाएगा, बताइए क्या बोला जाएगा, ट्रंडल, स्क्रैम्बल, गैम्बल या एम्बल। क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे गैम्बल। क्या बोलेंगे, गैम्बल। ठीक है, क्या बोलेंगे, गैम्बल। एक होता है गैम्बल, गैम्बल का मतलब जुआ खेलना होता है, एक अलग होता है गैम्बल। ठीक है, गैम्बल का मतलब जुआ खेलना होता है, जुआ खेलना, वो अलग होता है, गैम्बल। ये गैम्बल, गैम्बल का मतलब क्या है, उछलना, मतलब खेलते खेलते उछल कूद करना, खेलते खेलते उछल कूद करना। ट्रंडल का मतलब क्या होता है, लुढ़काना, मतलब कोई भारी सी चीज होती है ना। टू मूव स्लोली, टू मूव स्लोली, टू मूव ऐसे लिखो, टू मूव अ हैवी ऑब्जेक्ट, अ हैवी ऑब्जेक्ट स्लोली, मतलब कोई भारी भरकम सी चीज है, उसको आप धीरे धीरे क्या करते हो, मूव करते हो, यानी कि आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे लुढ़का रहे हो, आप उसे क्या कर रहे हो, लुढ़का रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसके बाद आपका स्क्रैम्बल, स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, टू क्लाइंब। स्क्रैम्बल का मतलब क्या होता है, टू क्लाइंब, यानी कि कहीं पर चढ़ना। टू क्लाइंब, क्लाइंब का मतलब क्या होता है, कहीं पर चढ़ना, कहीं पर चढ़ना, या फिर कह सकते हो मूव समवेयर, मूव समवेयर क्विकली, एग्जाम में आ सकता है। मूव समवेयर क्विकली, यानी कि आप कहीं पर जल्दी 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 मूव कर रहे हो, आप कहीं पर जल्दी जल्दी मूव कर रहे हो, उसको भी स्क्रैम्बल कहते हैं। या फिर आप कहीं पर क्या कर रहे हो, चढ़ रहे हो, कहीं पर क्या कर रहे हो, चढ़ रहे हो, जैसे दीवार पे चढ़ रहे हो, पेड़ पे चढ़ रहे हो, खास करके जल्दी जल्दी, मैंने क्या बताया, खास करके जल्दी जल्दी, तो उसे एक वर्ड में क्या बोलते हैं, स्क्रैम्बल। क्या बोलते हैं मेरे भाई, स्क्रैम्बल। स्क्रैम्बल का मतलब जल्दी जल्दी चढ़ना, जल्दी जल्दी चढ़ना। समझ में आ रहा है। एम्बल का मतलब होता है टू वॉक एट अ स्लो या रिलैक्स्ड स्पीड, मतलब एम्बल का मतलब होता है बिल्कुल ऐसे स्लो स्पीड में, बिल्कुल ऐसे स्लो स्पीड में चलना, बिल्कुल रिलैक्स तरीके से चलना, कि हाँ कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स्ड हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसको बोलते हैं एम्बल। क्या बोलते हैं, एम्बल। ठीक है भाई, समझ में आ गया। टू स्किप अबाउट प्लेफुली, यानी कि उछल कूद करना खेलते खेलते, उसको बोलते हैं गैम्बॉल। ट्रंडल का मतलब होता है किसी भारी सी चीज को धीरे 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 खिसकाना, यानी कि लुढ़काना। ठीक है, और स्क्रैम्बल का मतलब कहीं पर चढ़ना तेजी में, या फिर कहीं पर मूव करना, या तो चढ़ना कह लो या कहीं किसी जगह पर मूव करना, लेकिन जल्दी जल्दी में। और स्क्रैम्बल का एक और मतलब होता है, छीना झपटी भी होता है स्क्रैम्बल का मतलब। स्क्रैम्बल का एक मीनिंग जो है ना, छीना झपटी भी होता है, छीना झपटी। ठीक है, मतलब किसी से कुछ स्नैच करना, क्या करना, स्नैच करना, छीना झपटी करना भी होता है। एम्बल का मतलब क्या होता है, टू वॉक एट अ स्लो या रिलैक्स्ड पीस, मतलब धीरे धीरे रिलैक्स्ड स्पीड में भी धीरे धीरे क्या करना, आगे बढ़ना। ठीक है भाई। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग,
किसी चीज का जो नेचुरल टैलेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? फ्लेयर। फ्लेयर का मतलब योग्यता या टैलेंट, फ्लेयर का मतलब योग्यता या फिर टैलेंट। ऊपर तो दिया ही है इसका आंसर पूरा जो वन वर्ड है, ठीक है। फेवर का मतलब क्या होता है? पक्ष। फेवर का मतलब क्या होता है? पक्ष। जैसे बोलते हैं ना कि कैन यू डू अ फेवर फॉर मी, क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं? क्या आप मेरे लिए एक फेवर कर सकते हैं, यानी कि क्या मेरे हित में आप एक काम कर सकते हैं। तो फेवर का मतलब क्या होता है? हित या पक्ष। फेवर का मतलब हित या पक्ष, ठीक है। फ्लेवर का मतलब क्या होता है? स्वाद। और फीलिंग का मतलब आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो उसका आंसर क्या हो गया? फ्लेयर। नेचुरल टैलेंट फॉर समथिंग, किसी चीज का जो नेचुरल टैलेंट है, जो आपने बचपन में खुद ही एक्वायर किया है, मतलब कहीं से आपने सीखा नहीं है, मतलब आपको इनहेरिटेड है। वो क्या है? वो इनहेरिटेड, यानी कि अपने माँ बाप से मिला है वो, ठीक है। वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, जिसको आप सुधार नहीं सकते। अब वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई रिटर्न चीज भी हो सकती है ना, या कुछ भी हो सकता है वो, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते। एक बार हो गया गलत तो हो गया, ठीक है। जिसको सुधारा नहीं जा सकता उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल। क्या बोलते हैं? इनकॉरिजिबल, ठीक है। वर्सेटाइल का क्या मतलब होता है? हैविंग मैनी डिफरेंट यूजेस। कोई भी ऐसी चीज है हैविंग मैनी डिफरेंट यूजेस, या फिर कह सकते हो टैलेंट्स। अगर आप किसी इंसान के लिए यूज कर रहे हो वर्सेटाइल, अगर आप किसी इंसान को वर्सेटाइल बोल रहे हो, इसका मतलब आप ये बोल रहे हो कि इस इंसान के अंदर बहुत सारे टैलेंट है, ये डांस भी कर लेता है, गाना भी गा लेता है, पढ़ा भी लेता है ना, बहुत सारे टैलेंट है, तो वो इंसान वर्सेटाइल है। क्या है वो? वर्सेटाइल है। जैसे एक्टर्स को कई बार वर्सेटाइल बोलते हैं ना, कि यार ये कोई भी एक्टिंग कर लेता है, रोने का सीन भी कर लेता है, कॉमेडी भी कर लेता है, कुछ भी कर लेता है, तो वर्सेटाइल है। अब मान लो कोई एक चीज है, कोई एक टूल है, अब उस एक टूल से बहुत सारे काम हो जा रहे हैं, उससे मतलब आप, मतलब उसको आप एक उसकी तरफ पेचकस की तरफ यूज कर ले रहे हो, उसको आप एक हथौड़े की तरफ यूज कर ले रहे हो, तो उस टूल को भी वर्सेटाइल कहते हैं, जब उसके बहुत यूज होते हैं। क्या होते हैं उसके? बहुत यूज होते हैं। इनडिफैटिजेबल का क्या मतलब होता है? वन हु डज नॉट गिव अप। वन हु डज नॉट गिव अप, जो बंदा हार नहीं मानता, जो बंदा हार नहीं मानता। या फिर कह सकते हो वन हु इज नॉट टायर्ड, हु इज नॉट टायर्ड, जो कभी थकता ही नहीं है, जो कभी थकता ही नहीं है, जो बंदा थकता ही नहीं, कितना भी काम कर ले थकता नहीं है। वन हु डज नॉट गेट टायर्ड, जो थकता नहीं है। या फिर वन हु डज नॉट गिव अप, जो हार नहीं मानता, उसको बोलते हैं इनडिफैटिजेबल। क्या बोलते हैं? इनडिफैटिजेबल। वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? वल्नरेबल का मतलब मेरे भाई होता है वीक एंड इजी टू हर्ट। जो बंदा कमजोर है, वीक वीक है, एंड इजी टू हर्ट, उसको मतलब इजीली हर्ट किया जा सकता है, उसको इजीली हर्ट किया जा सकता है, इजीली इजी टू हर्ट, हर्ट किया जा सकता है, चाहे वो फिजिकली हर्ट करने की बात हो, ठीक है, या फिर इजी टू हर्ट कह लो यहां पर, फिजिकली या इमोशनली, किसी भी तरीके से। देखो भाई, फिजिकली या फिर इमोशनली, ठीक है। फिजिकली या इमोशनली उसको हर्ट करना क्या है? बहुत आसान है, बहुत क्या है? आसान है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे मान के चलो कि कुछ बच्चे हैं, है ना, और वो बच्चे बेचारे जो है ना, उनके परिवार वाले जो गरीब हैं, तो बच्चों के पास मतलब ठीक से खाने पीने को भी नहीं है। तो एक आदमी उनके पास गया और उनको ना वो बोल रहा है कि भाई देखो, मैं तुम्हें खाने पीने का साधन बताता हूँ, मैं तुम्हें एक ऐसा रास्ता बताता हूँ जिसके ज़रिए तुम लोग क्या कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, ठीक है। बस उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? लोगों की जेब काटनी पड़ेगी। अब वो जो बच्चे ने बेचारे, जिनके पास कोई साधन नहीं है, तो बहुत ईजी टारगेट है, मतलब उनको प्रभावित करना, उनको प्रभावित करना बहुत आसान है इस समय। मतलब वो बहुत इजी टारगेट है, वो बहुत वीक है इस समय, उनको मतलब इम्प्रेस, उनको मतलब अफेक्ट किया जा सकता है, चाहे फिजिकली कह लो चाहे इमोशनली कह लो, मतलब वो इजीली आपकी बात में आ जाएंगे। तो मैं क्या बोलूंगा कि दोज किड्स, क्या बोलूंगा मैं? दोज किड्स आर वल्नरेबल टू पिक पॉकेटिंग कह लो, या वल्नरेबल टू कुछ भी कह लो, वल्नरेबल टू क्या बोलो, स्टीलिंग कह लो, है ना, या वल्नरेबल टू क्राइम कह लो, कि वो जो बच्चे हैं ना, वो क्राइम के प्रति या स्टीलिंग के प्रति या पिक पॉकेटिंग के प्रति क्या है? बड़े वल्नरेबल, यानी कि वो इजीली इसका टारगेट बन सकते हैं, वो इजीली अफेक्ट किए जा सकते हैं, यानी कि वीक है और इजी टू हर्ट है, चाहे फिजिकली हो चाहे इमोशनली हो, ठीक है भाई। अ वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट वर्क वाइल इट इज बीइंग पेंटेड और ड्रॉन। आपने देखा होगा कोई आर्टिस्ट जब पेंट कर रहा होता है, कोई आर्टिस्ट जब पेंट कर रहा होता है ना, इस तरीके से कैनवस के ऊपर पेंट कर रहा होता है, तो वो जो कपड़ा है जिसके ऊपर वो पेंट कर रहा है, वो तो कैनवस हो गया, ठीक है। लेकिन वो जिस स्टैंड के ऊपर रखा होता है, आपने देखा होगा लकड़ी का एक स्टैंड जैसा बना होता है, जिसके ऊपर रख के वो पेंट कर रहा होता है, उसकी बात हो रही है। अ वुडन फ्रेम फॉर होल्डिंग एन आर्टिस्ट वर्क वाइल इट इज बीइंग पेंटेड, मतलब पेंट करने के दौरान जो वो एक रखा होता है, किस तरीके का स्टैंड रखा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? आपके पास आंसर दे रखे हैं भाई,
एक इधर रखा आपके पास लेक्टर्न, एक इधर रखा प्लेटफॉर्म, इधर रखा ईजल, एक इधर रखा पोडियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ईजल। क्या हो जाएगा? ईजल। ईजल इसका आंसर है। ईजल उस स्टैंड को बोलते हैं जिस पर रख के पेंटिंग वगैरह बनाई जाती है, उसको बोलते हैं ईजल। क्या बोलते हैं? ईजल। ठीक है। प्लेटफॉर्म तो क्या होता है? मंच, मतलब जमीन से उठी हुई कोई सतह, मंच बनाया जाता है ना परफॉर्म करने के लिए, उसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म। लेक्टन क्या होता है? लेक्टन और पोडियम, पोडियम आपको पता है, पोडियम इस तरीके का एक बना होता है लकड़ी का, इस तरीके का कुछ बना होता है, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है, यहाँ माइक लगा होता है, ठीक है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा होता है, ऐसे आपने देखा होगा लकड़ी का ऐसे बना होता है, बंदा ऐसे खड़ा होता है, यहाँ पे माइक लगा होता है और वो लोगों को एड्रेस कर रहा होता है, तो उसको बोलते हैं पोडियम। क्या बोलते हैं? पोडियम। एक वैसा ही सेम लकड़ी का होता है जो, जैसे कोई स्पीच पढ़ रहा है मान के चलो, तो उसकी जो स्पीच है, उसका जो पेपर है, वो उस लकड़ी के उस पर रखा हुआ है। एक लकड़ी का स्टैंड बना होता है स्पीच को रखने के लिए या पीस ऑफ राइटिंग को रखने के लिए, किसी भी चीज़ को रखने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं? लेक्टन। क्या बोलते हैं? लेक्टन बोलते हैं। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ कि ना? लेक्टन और पोडियम में डिफरेंस समझ में आ गया? लेक्टन और पोडियम में डिफरेंस समझ में आ गया? लेक्टन क्या होता है? एक स्टैंड होता है जो डॉक्यूमेंट रखने के लिए या फिर कोई राइटिंग्स रखने के लिए, कोई पेपर रखने के लिए एक लकड़ी का एक बना होता है। पोडियम की तरह ही होता है वो भी दिखने में। आप गूगल करोगे आपको दिख जाएगा कि व्हाट इज लेक्टन एंड व्हाट इज पोडियम। ईजल समझ में आ गया? वो जो स्टैंड होता है जिस पे रख के पेंटिंग की जाती है उसको बोलते हैं ईजल। ठीक है। अ पर्सन हु हैज एक्सेसिव एडमिरेशन ऑफ देमसेल्व्स, मतलब जो अपने आप की प्रशंसा करता रहता है दिन भर कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैं कितना बढ़िया हूँ, मेरे से अच्छा कोई दुनिया में नहीं है, ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? ऐसे इंसान को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जो अपने आप को एडमायर करता है उसे क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट। क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट। क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट। जो अपने आप को क्या करता रहे? अपने आप को प्रेज करता रहे। ठीक है, समझ में आ रहा है? फेनेटिक क्या होता है? अ पर्सन हु हैज एक्सट्रीम या फिर कह लो डेंजरस ओपिनियन अबाउट, ओपिनियन अबाउट किस चीज के बारे में? या तो रिलीजन को लेकर, ठीक है, या फिर पॉलिटिक्स को लेकर। पॉलिटिक्स या रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम या डेंजरस लेवल पे किसी का ओपिनियन, यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कट्टर। जो मतलब अपने विचार को बदलने के लिए तैयार नहीं है, बहुत कट्टर है धर्म को लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर, जिसकी जो ओपिनियन है बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। समझ में आ रहा है? ईगोसेंट्रिक कौन होता है? थिंकिंग ओनली अबाउट वन सेल्फ, थिंकिंग ओनली अबाउट वन सेल्फ, ओनली अबाउट वन सेल्फ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने बारे में सोचे, जो केवल अपने बारे में सोचे कि सबसे पहले मुझे मिलना चाहिए, सबसे पहले मेरे साथ होना चाहिए ऐसा, या ये होना चाहिए तो मेरे लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए तो मेरे लिए होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और इगोटिस्ट का क्या मतलब होता है? एक्सट्रीमली कंसीटेड, एक्सट्रीमली कंसीटेड मतलब बहुत ज़्यादा घमंडी, बहुत ज़्यादा घमंडी, जो सिर्फ मैं करता रहता है, मतलब जो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, सिर्फ अपने बारे में सोचता रहता है। ठीक है, अपने अंदर ही मगन रहता है, अपने अंदर ही क्या रहता है? मगन रहता है। तो अपने अंदर ही क्या रहता है? अब्जॉर्ब्ड रहता है। ऑब्जॉर्ब्ड का मतलब क्या होता है? मगन। एब्जॉर्ब्ड इन वन सेल्फ, यानी कि अपने अंदर ही क्या रहता है? मगन रहता है। ठीक है भाई, समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? फेनेटिक का क्या मतलब होता है? अ पर्सन हु हैज एक्सट्रीम या डेंजरस ओपिनियन अबाउट रिलीजन या पॉलिटिक्स, मतलब रिलीजन को लेकर या पॉलिटिक्स को लेकर उसकी जो विचारधारा है वो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे है, बहुत क्या है? एक्सट्रीम लेवल पे है या बहुत डेंजरस लेवल पे, यानी कि कट्टर है। ईगोसेंट्रिक जो केवल अपने बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, सोचता है कि सब लाभ केवल मुझे मिले, बाकी जाए भाड़ में। इगोटिस्ट बहुत ज़्यादा घमंडी बंदा या अपने अंदर ही डूबा रहता है, अपने बारे में सोचता रहता है। और नार्सिसिस्ट कौन हो गया? जो अपनी तारीफ करता रहे। कई लोग ऐसे आपने देखे होंगे, यार मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ ना आज, मैं कितना बढ़िया लग रहा हूँ ना, तो ऐसे लोगों को बोलते हैं नार्सिसिस्ट। क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्ट। बहुत सारे वर्ड्स मैंने आपको कराए, मैंने आपको पहले बताया कि 10 वोकैब कराने का मतलब 10 नहीं होता, उसके जो ऑप्शंस मैं आपको कराता हूँ वो भी वोकैब है। ऐसी 10 वन वर्ड कराने का मतलब 10 वन वर्ड नहीं होता, ये भी अपने आप में क्या है? ऑप्शंस भी जो है ये भी अपने आप में वन वर्ड्स हैं। तो आई होप क्लास आपको समझ में आई होगी, अच्छे से आप पढ़ रहे होगे। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहो। और जो PDF है आपको पता है, टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय रोशन सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा थका हुआ हूँ क्योंकि पिछले 3-4 दिन से ठीक से नींद नहीं हो पा रही है, तो आपको शायद दिखा होगा आज की क्लास में, नहीं दिखा तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए ये। ठीक है, तो प्यारा सा कमेंट छोड़ के जाना क्लास आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं आपसे मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद भाई।